राम राम लगदर है। रेलवे ग्रुप डी का पेपर भाई आ चुका है। 27 नवंबर से तुम्हारी परीक्षाएं शुरू है और आज तारीख हो चुकी है आपकी 21 नवंबर। ठीक है भाई। तो भाई रेलवे ग्रुप डी के लिए आप सभी को पता, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन है साइंस के देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आज की क्लास के अंदर भाई मैं आप लोगों के लिए जो रेलवे ने अभी जैसे रेलवे एएलपी का पेपर हुआ, असिस्टेंट लोको पायलट का, रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ, मतलब जितने भी अभी रिसेंटली 2024-25 के अंदर रेलवे के पेपर हुए उसके अंदर से टॉप सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन आपके लिए साइंस के लेके आया हूं। इसके अंदर आपको 30 से 35% आपको फिजिक्स के, 30 से 35 केमिस्ट्री के, 30 से 35 आपको बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं सीरीज। इन प्रश्नों की पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल है जो @J छोटे अक्षरों में जे टारगेट के नाम से करीबन हफ्ते बाद आपको मिल जाएगी, पेपर से 2 दिन पहले। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे, चीजों को अच्छे समझेंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ेंगे भाई। ठीक है। देखो भाई, और अगर आपको इसी टाइप की और भी सीरीज करनी हो और भी क्वेश्चन करने हो तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना, हाँ जी इस टाइप के 100 क्वेश्चनों का सेट और लेके आओ। ठीक है। और भी करवा दूं आपको। कौन सा कोशिका अंग एटीपी के उत्पादन से संबंधित? आपको 4 ऑप्शन दिए गए। कौन सा एटीपी? एटीपी होता क्या है जी? एटीपी होता है तुम्हारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये क्या होता है जी? आपको बताता हूं अभी सारा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जामिनर बहुत बार। ठीक है भाई। एटीपी क्या होता है तो आपको पता, हिंदी में भी इसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ही बोलेंगे, कदम समझो हिंदी में इस थ्योरी में बोलता हूं। तो एटीपी क्या होता है? एटीपी होती है एनर्जी। एटीपी क्या है? एनर्जी। एनर्जी की जो छोटी फॉर्म उसको एटीपी बोलते हैं, यानी जो भी तुम्हारी ऊर्जा है, ऊर्जा की एक छोटी सी फॉर्म। जैसे आपने सुना रुपया है, ठीक है, जैसे रुपए होते हैं 100 का नोट, 1000 का नोट, उसकी सबसे छोटी फॉर्म कौन सी है? 1 रुपया का सिक्का। तो 1 रुपया सिक्का क्या है? एटीपी। ठीक है। और ये एटीपी बनती कहां पर है? ये एटीपी तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? हमारी सेल का पावर हाउस बोलते हैं। सुना हो आपने भाई, बहुत बार प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि हमारी कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनर पूछता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। सेल का जो ऊर्जा घर है वो किसको बोला गया? कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है। और एटीपी यानी जो ऊर्जा है वो उत्पादित कहां से होगी? सीधी सी बात है, जो ऊर्जा का घर है उसी के अंदर से तो ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो एटीपी का उत्पादन कहां से होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से होगा। हाँ जी, चीजें समझ के अंदर आगे दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है जी। अब एग्जामिनर एक प्रश्न पूछता है कि जैसे जो भी हमारी सेल होती है ना, सेल ये हमारी कोशिका होगी, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक केंद्रक है। ये न्यूक्लियस है हमारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। ठीक है जी, हमारा केंद्रक हो गया। ये सेल पूरी की पूरी। अब इस सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ जी, इसके अंदर क्या क्या राइबोसोम्स होते हैं, हिंदी में भी राइबोसोम को राइबोसोम्स ही बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, जिसके अंदर से एटीपी निकलती है। इसके अंदर लाइसोसोम्स भी होते हैं। ठीक है जी। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होता है, जिसको ईआर बोलते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये स्मूथ और रफ 2 टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस सेल यानी कि इस कोशिका के अंदर देखने को मिलती है। इन सारी चीजों के अंदर से जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसका अपना खुद का डीएनए होता है। ये भी एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है। जो कोशिका होती है, जो हमारी सेल होती है, इसके अंदर से किसका खुद का डीएनए होता है? तो डीएनए किसका? जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसका खुद का डीएनए होता है। ये भी एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है। रेलवे के अंदर इसका खुद का डीएनए होता है। चीज रट लेना। ठीक है। बहुत बार आती है। ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई। दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, हर एक साथी के बताओ। हाँ जी, दिमाग के अंदर घुस गई। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी के अंदर जो ये लाइसोसोम्स है, ठीक है, इनको बोलते हैं सुसाइड बैग्स। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि जो आत्मघाती जो थैली है किसको बोला गया है? तो लाइसोसोम्स को क्या बोला गया है? आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली जिसको बोलेंगे सुसाइड बैग्स। ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका काम क्या होता है? जो पूरी सेल के अंदर जो भी कचरा होगा वो सारा का सारा ये अपने अंदर स्टोर करते हैं। और जब सेल के अंदर ही देख लेते हैं गंदगी बहुत ज्यादा होगी, कचरा जरूर से ज्यादा हो गया, तभी अपने आप को फाड़ लेते हैं ताकि उसकी स्मेल से क्या है सारी गंदगी मर जाए। इसीलिए इनको क्या सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं लाइसोसोम्स को। ठीक है भाई। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई? आगे चलो जी। अगला प्रश्न देखो क्या है। रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है। रक्त शरीर के कौन से बाकी हिस्सों से, मतलब कि कौन से हिस्से से है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है? ये मैं आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ा चुका हूं। ठीक है। आप लोगों को देखो एक और हिंट बता देता हूं भाई, जिसको ये हो ना भाई मेरी साइंस कमजोर है, मेरे को स्ट्रॉन्ग करनी है, हैंडरिटन नोट्स वगैरह वगैरह चाहिए, तो अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको रेलवे ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा।
ठीक है। उस कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको उधर ये साइंस वगैरह जीके वगैरह सारी फैसिलिटी मिल जाएगी विद हैंड रिटन नोट्स, सारी बायोलॉजी करवा रखी है। अब मैंने आपको बायोलॉजी के अंदर बताया था, जैसे मान लिया ये अपने फेफड़े हैं, ठीक है, ये अपने फेफड़े हैं। अब ये जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के अंदर क्या बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, आपने देखा होगा। और इन फेफड़ों की जो एंडिंग पॉइंट होता है, यहां पर ऐसे गोल गोल गुब्बारे होते हैं। ऐसे गुब्बारे तो देखे होंगे घर में, तुम्हारे तो वैसे भी हैं, जितनी नर प्रजाति हैं तुम्हारे तो हैं ही गुब्बारे, ठीक है। तो देखो ये गुब्बारे हैं। अब ये गुब्बारे क्या होते हैं आपको बताता हूं। जो हमारे फेफड़ों के अंदर ये गुब्बारे होते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं ऐसे, तो ये जो सांस है यहां से ऐसे 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 होता हुआ इन गुब्बारों के अंदर जाता है, ठीक है। ये गुब्बारे फूलते हैं, फूलने के बाद यहां पर ये जो किनारियां, यहां से सांस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इन किनारियों के अंदर से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है। और फिर यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इस गुब्बारे के अंदर आती है, फिर ये गुब्बारा वापस सिकुड़ता, जब हम ऐसे सांस छोड़ते हैं तब वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाता है। ये प्रक्रिया होती है, ये चीज मैं आपको करवा चुका हूं। और ये जो चीज होती है ना गुब्बारे से, इनको बोलते हैं एल्वियोली। इनको क्या बोलेंगे? एल्वियोली। इसको हिंदी में भी एल्वियोली ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एल्वियोली का रोल समझ में, एल्वियोली क्या है और क्या रोल है इसका। एल्वियोली का मेनली यही रोल है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनकी जो एंडिंग होती है वो एल्वियोली की होती है। ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे जो कि क्या है, हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसका आदान प्रदान है, उसको करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये किसके लास्ट में होते, पूछा जाता है कि एल्वियोली किसके अंत में होती है, तो यहां पर ये बहुत सारे ब्रोंचियोल्स बने होते हैं। हिंदी में भी इसको ब्रोंचियोल ही बोलते हैं। तो यहां पर क्या बहुत सारे ब्रोंचियोल्स बने होते हैं। ब्रोंचियोल्स के एंड पर जो होते हैं इनको एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स हैं, यानी 2 फेफड़े हैं, 2 किडनी है, ठीक है, 2 वृक्क, किडनी को हिंदी में वृक्क बोलना है, ठीक है। एक फूड पाइप है जिसको ओइसोफेगस बोलते हैं, ये रहा घेगा, ठीक है। एक पेट होता है हमारा, एक और हमारी आंत होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला देखो कौन सा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। ये मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था। ये जो आपके सरीसृप है, सरीसृप का मतलब हो गए आप लोगों के रेप्टाइल्स, जैसे रेप्टाइल्स, मैमल्स, ठीक है, इनके बारे में, बर्ड्स, एवस, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्या कुछ सिस्टम होता है ये आपको बताता हूं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, मानव शरीर के अंदर लड़का होगा या लड़की होगी, इस चीज का निर्धारण कौन करता है? क्रोमोजोम्स करते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। कि जो नर होता है, नर के अंदर 2 क्रोमोजोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई, और मादा होती है, मादा के अंदर सिर्फ एक्स होता है, ठीक है। तो भाई लड़का हो या लड़की हो, किस चीज से निर्धारित करता है? सारा डिपेंड करता है नर के ऊपर, ठीक है। अब जैसे नर मादा ने प्रक्रिया बिठाई, प्रक्रिया बिठाने के बाद जैसे नर की तरफ से जो एक्स क्रोमोसोम है, अगर ये इस मादा के एक्स के साथ मिल जाता है तो ये लड़की, ठीक है। नर का अगर वाई है, ये आपका मादा के साथ मिल जाता है एक्स के साथ, तब होएगा आपका लड़का। तो यानी कि जो मेनली लड़का हो या लड़की हो, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? नर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा आजकल मान लो किसी महिला के इकट्ठी 3-4 लड़कियां हो जाएं, ठीक है, तो उस महिला के ऊपर दोष लगाने लग जाते परिवार के सदस्य कि हाँ भाई तेरा में कोई दिक्कत है, तू छोरी है, छोरी जाम में है। उनको ये नहीं पता भाई लड़की तेरे मतलब कि जो दोष है वो तेरे लड़के के अंदर है, ठीक है। तेरा लड़का वाई नहीं छोड़ने लग रहा, वाई तेरे लड़के कमजोर है, वो एक्स छोड़ने लग रहा है, इसीलिए लड़कियां होने लग रही है। तो इसी टाइप से जो मतलब ये जो जीव हैं, जैसे सरीसृप हो गए, सरीसृप का मतलब समझ गए रेप्टाइल्स, जैसे जो लेट की छिपकली होगी, सांप हो गया, ठीक है, ये जो छोटे मोटे ये कीड़े मकोड़े हैं, कछुए हो गए, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? आपका टेम्परेचर से लिंग का निर्धारण होता है। टेम्परेचर से कैसे जी? जैसे मान लिया प्रक्रिया बिठाने लग रहे हैं, उस टाइम अगर तापमान ज्यादा है, ठीक है, जैसे कछुए का उदाहरण देके आपको बताता हूं कछुए के अंदर कैसे होता है। अगर तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो होगा आपके पास मादा, ठीक है। कछुए के अंदर बताने लग रहा हूं, प्रक्रिया बिठाने के दौरान अगर तापमान हाई हो जाता है, ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, तो मादा उत्पन्न होगी, ठीक है। टेम्परेचर अगर लो है तब क्या होगा? नर उत्पन्न होगा, कछुए के अंदर बताने लग रहा है। और इसको याद रखने की ट्रिक भी बता रखी थी मैंने आपका, हॉट लेडी या फिर हॉट गर्ल्स एंड कूल बॉय, ठीक है जी। समझ में आई भाई? कूल यानी कम तापमान है तो लड़का, ज्यादा तापमान है तो लेडी, ठीक है जी। तो यानी कि आपका किसका टेम्परेचर के ऊपर क्या है? आपके लिंग निर्धारण के फैक्टर डिपेंड होते हैं। ये हर एक में अलग अलग है। छिपकली के अंदर हाई टेम्परेचर पर लड़का पैदा होता है, ठीक है, लो के ऊपर लड़की पैदा होती है। ये हर एक जीव के अंदर अलग है, हर एक रेप्टाइल के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है जी। अगले के ऊपर चलो, अगला आ जाओ भाई। अगला प्रश्न हमारे पास, सही कथन का चयन करें। पोलिनेशन से रिलेटेड पूछा। पोलिनेशन होता क्या है जी? मेनली हमको पोलिनेशन समझाओ। पोलिनेशन समझाता हूं तुमको, आओ। पोलिनेशन क्या होता है? जैसे एक नर होता है, जैसे आपने देखा नर मादा के अंदर जब प्रक्रिया बिठावे है
तो बच्चे उत्पन्न हुए हैं। उसी टाइप से नर फूल हुआ है, एक हो मादा फूल। अब जो नर का जो लिंग है ना, ये जो नर फूल है, इसका जो सौदा है वो उसको क्या बोलते, उसको स्टैमन बोलते हैं, स्टैमन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको स्टैमन बोलेंगे। ये नर का सौदा है स्टैमन। इसको ऐसा लगेगा मैन, स्टैमन के अंदर है मैन, मैन का सौदा स्टैमन हो गया। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है जी, केसर, केसर छिड़का गया। अब इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे ऐसे दाने लगे होते हैं, ये इसके शुक्राणु है एक तरीके से, ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर मादा है बेचारी। ठीक है, मादा वाले को क्या बोले, इसको बोले स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब यानी जो चिपक जाए, मादा तो चिपकी रहा करे। ठीक है, नरा का छोटा ही को नहीं, स्टिग्मा हो गया। अब इनकी खासियत हो है, भगवान ना सिस्टम बना रखा है। इसकी खासियत हो भाई, ये जो फूल के दाने से नहीं खिंडाई जाएगा। आपने देखा कई फूल हो उनको छोटे छोटे भंवरे हैं, दाने हैं, उन खिंडी जाएंगे, हवा भी उड़ जाए हैं। और इसकी खासियत क्या भाई, ये चेप्या करे, कुछ भी कोई भी दाने आए, कोई भी छोटे छोटे भंवरे उन्हें अपने ऊपर चेपेगा। ठीक है जी। अब क्या होता है, अब जैसे कई बार हवा चलती है, मान ले दोनों नजदीक नजदीक हवा में, इसके कुछ दाने उड़ की यहां पर चले जाएंगे। ठीक है, और एक नया फूल जन्म देंगे, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे परागण। चीजें समझ में आई। मैन, मैन वाला याद रखना, सटे मैन, मैन का मतलब आदमी वाला सौदा। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई कीड़े मकोड़े, कोई तितली, कोई और मतलब कोई पंछी है, वो इधर बैठ गया, इधर तें दाने चुकी, फिर आड़े बैठ गया, आड़े एक आधा दाना पड़ गया। ठीक है, फिर एक नया फूल गया हुआ। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को इसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के बारे में इसने पूछा भाई सही कथन बताएं, तो सही कथन क्या है, पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। यानी पोलिनेशन किसको बोलिया है भाई, जो स्टेमन यानी मैन का जो सौदा है उसमें था, लुगाई का सौदा का हमें जो सौदा जान ला रहे, पोलन ग्रेन जान लग रहे हैं, इस प्रक्रिया को पोलिनेशन बोल रहे हैं भाई। ठीक है, हिंदी में बोला तो परागण है, पराग कणों का पुंकेसर से, पुंकेसर यानी आदमी वाला सौदा मता, वर्ती कागर यानी लुगाई वाला सौदा का हमें जो सौदा जान ला रहा है, ठीक है, उसको पोलिनेशन बोल रहे हैं। चीज आई समझ में? आगे जी, आगे चलते हैं। सही कथन का चयन करें। आपको दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन देखो क्या है, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी। टेस्टोस्टेरोन क्या है, यौवन के समय लड़कों के रंग रूप में परिवर्तन लेता है। बिल्कुल सही है, आपने सुना होगा, मैंने आपको ये बताया भी है। ठीक है, साइंस के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर बेटा टेस्टोस्टेरोन। टेस्ट किसको बोलते हैं, जो अंडे हो ना आदमी का नीचे जो है दो थैली का अंडे से लटका है, इससे टेस्ट बोल रहे हैं, अंडे। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय बोल लो। ठीक है, तो जो टेस्ट होते हैं यानी इसके अंदर से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो कि मेनली जवानी का प्रतीक है। ठीक है, नरों के अंदर जो मर्दानी जो पावर आती है ना, वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से आती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। टेस्टोस्टेरोन क्या है भाई, लड़कों के अंदर जवानी लाने का काम करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, प्रोगेस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये गलत हो जाएगा भाई। जो प्रोगेस्टेरोन है ये लड़कों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाता है। यहां पर देखिए ना, बॉयज लड़कों के अंदर परिवर्तन नहीं, प्रोजेस्टेरोन है ये महिलाओं के लिए होता है। महिलाओं की छाती के अंदर से जब बच्चा होता है, जब दूध निकलता है, वो दूध लाने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। ठीक है, तो इसका लड़कों के अंदर तो कोई रोल ही नहीं है। यानी ओनली स्टेटमेंट नंबर ए ट्रू है बट बी इज फॉल्स। चीजें समझ में आई? आगे चलूं? चलो जी, अगला देखो, अगला कौन सा है, अच्छा प्रश्न है। द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन occurs in the referred to as dash on the other hand if the pollen is transferred from one flower to another it is known as। देखो क्या चीज दे रही, किस चीज को समझो भाई। इसने ऊपर दे दिया भाई पोलिनेशन क्या बोल, देखो इसने क्या दे रखा है भाई, जो स्टेमन है यानी जो नर फूल है, नर मादा जो मादा का मजावा है ना, उससे अभी पोलिनेशन बोलना, इसने यह चीज बोलती नो बोला कि अगर यो फूल है, मतलब ये इसके जो जैसे दाने हैं ये ऊपर ही हैं, ये पोलन ग्रेन्स बोलना जिसती आप ही, अगर ये नेचुरली अपने आप ही उधर चल जावे, नेचुरल जैसे हवा का थ्रू या और, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। पहला कथन यहां पर ये आएगा। ठीक है, इसने क्या बोला, अगर ये अपने आप ही चला जाए, देखो लिखो दे रहा, यदि पराग का यह स्थानांतरण इस प्रकार होता है तो इसे क्या दे रखा है तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये अगर मतलब ऑटोमेटिक हो जाए जैसे हवा के माध्यम से कुछ और, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। भाई अपनी मर्जी तय ना प्रक्रिया बिठा ली। ठीक है जी। दूसरा क्या है, और अगर इसको पोलन को ट्रांसफर करें एक फूल से दूसरे फूल पर, कोई दूसरा जीव जंतु ट्रांसफर करा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक
ठीक है भाई, उनका आपस में क्रॉस करवा दिया, टोचन बिठवा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीज समझ में आई? अभी अभी पूछा गया एएलपी के अंदर। आगे चलते जी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशीय नहीं है? एक कोशीय मतलब यूनिसेलुलर, यानी जिसके अंदर एक ही कोशिका होती है, वो जीव कौन सा नहीं? ये प्रश्न आपसे पूछा है। देखो भाई, अमीबा, प्लांट्स, पैरामोसियम या क्लेमेडोनस। ठीक है, अमीबा है हमारी एक कोशी होती है, यूनिसेलुलर होती है, पैरामीशियम भी आपका, क्लेमेडोमोनस भी। ठीक है, तो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स तो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। कितनी तो सेल हो, आपने देखा यार, पूरा पूरा पौधा है, कितनी कोशिकाएं हैं इसके अंदर? बहुत सारी हैं। यूनिसेलुलर तो कहीं से भी नहीं है, साफ दिखने लग रहा है कि भाई मल्टी सेलुलर है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और भी उदाहरण दे दूं आपको, टेंशन ना लो। ठीक है, अगर आप पूछो भाई मल्टी सेलुलर के उदाहरण बताओ, पौधा हो गया एक तो, ठीक है, एक आपके ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी लिख लो। मानव शरीर हो गया, मानव शरीर भी मल्टी सेलुलर का उदाहरण है। ठीक है जी। इसके अलावा एनिमल, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु हैं, ये भी सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। कीड़े हो गए, फंगस होगी, ठीक है, यानी लिख लो आप, इंसेक्ट, कीड़े, फंगस, ये सारे क्या मल्टी सेलुलर हैं, यानी इनमें अलग अलग कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, बहु कोशिका। यूनिसेलुलर के अंदर कौन से हो गए? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमेडोमोनस। ठीक है, सारे के सारे आपके यूनिसेलुलर के। ईस्ट भी इसी का उदाहरण है, बैक्टीरिया भी इसी का उदाहरण है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिसेप्टर स्वाद का पता लगाने में मदद करते हैं? स्वाद तो जी कोई भी सुंदरी जी जिसे स्वाद आ जाए हैं, नहीं नहीं नहीं, उन स्वादों की बात नहीं होने लगी। स्वाद का मतलब है भाई आपका जो जीभ पे टेस्ट होता है, जीभ पे टेस्ट आपको किस रिसेप्टर से पता लगता है? हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं। कौन कौन से जी आपको बताता हूं, आओ। जैसे एक रिसेप्टर का नाम है फोटो रिसेप्टर। अब फोटो से आप खुद समझो, फोटो का मतलब अगर आपको फोटो खींचनी तो उसके लिए आपको बढ़िया लाइट चाहिए, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर लाइट कहां से एंटर होती है? आंखों से होती है। यानी फोटो रिसेप्टर क्या है आपका? लाइट के लिए आपका फोटो रिसेप्टर का यूज होता है, और ये कहां पर होता है? हमारी आंखों के अंदर होता है। ठीक है जी। टेस्ट के लिए होता है जो हमारा, उसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। और ये हमारे कहां पर होते हैं? ये हमारी जीभ के ऊपर होते हैं। जीभ से ही तो हमें टेस्ट का पता लगता है। ठीक है जी, जीभ के ऊपर हमारे कौन से? गस्टेटरी। यही तो पूछा है, स्वाद का पता लगाने के लिए कौन से हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर हैं। ओल फैक्ट्री, भाई इस फैक्ट्री के अंदर क्या बनने लग रहा है? यानी कि स्मेल, स्मेल आपकी जो है वो किससे? ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये किस लिए होता है? आपके स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए भी, आपकी खुशबू कैसी आने लग रही है। फोनो रिसेप्टर, फोन से क्या आप चीजों को सुनते हो, यानी सुनने के लिए यूज होगा, यानी फोनो रिसेप्टर क्या आपका? सुनने के लिए यूज होगा। ठीक है जी, आपका फोनो रिसेप्टर सुनने के लिए। फोटो रिसेप्टर ये आपका देखने के लिए होगा। ठीक है, ये आपका सुनने के लिए होगा, सुनने के लिए। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है एक साथी के? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला कौन सा हमारे पास? वही पोलिनेशन के बारे में कथन दे रखे, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे, कौन सा सही है? पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। पहला है बिल्कुल सही है। पोलिनेशन क्या है? जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन स्टेमन से स्टिग्मा के अंदर रहते हैं उसी को पोलिनेशन बोलते हैं, उसी को परागण बोलते हैं। बिल्कुल सही है। अगला चलो। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों की वृद्धि को उत्तेजित करता है? यानी ग्रोथ हार्मोन कौन सा है जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे अंग हैं बड़े बड़े हो जाते हैं और लंबे लंबे हो जाते हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन है? ये पूछा गया है। ऐसा हार्मोन तो जी एक ही जगह मिलता है। तो हम इसी पागल वाली बात नहीं होता, पूरा शरीर में बस वो एक ही अंग बड़ा है, पूरा शरीर की तुलना में तो भी छोटा था रहा ना, टेंशन लो। तो देखो भाई, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग हार्मोन है, पूरा हार्मोनों का अलग से चैप्टर करवाया था पूरा पूरा। ठीक है जी। अब जैसे एड्रेनलिन हार्मोन है, ये क्या? ये हमारा लड़ाई का हार्मोन है जी, लड़ाई का हार्मोन बोल लो। ठीक है, या फिर घबराहट का हार्मोन बोल लो, जिस टाइम आपको घबराहट होगी उस टाइम भी यही रिलीज होगा। ठीक है, या फिर आपके अंदर उत्तेजना हो जाए, उत्तेजना का मतलब तुम उत्तेजित हो जाओ, बस 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 बस। ठीक है, उस टाइम भी तुम्हारा यही हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन। इसके अंदर क्या कुछ होता है जी? ये तुम्हारी बॉडी के अंदर से रिलीज होता है और ये तुम्हारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। जैसे मान लो कोई तुम्हारे साथ लड़ाई करने वाला है, तो पहला अंदर तारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा शरीर का। ठीक है, बॉडी ना पूरी ना तैयार कर दे, हाँ भाई तेरे ऊपर हमला होने वाला है, ऑटोमेटिक तारे हाथ चलना, धप 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 धप। ये जिसका रिलीज है ना होना है उसके चलना कौन भाई? ठीक है, बाकी जिसका रिलीज होगा उसका पक्के चल दब 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 दब, ऑटोमेटिक चैंग मिस के मारने पड़ेगा, मारेगा पक्का। ठीक है, वो ये होता है एड्रेनलिन हार्मोन का काम। ठीक है जी। इंसुलिन का क्या काम होता है जी? इंसुलिन तुम्हारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है इंसुलिन।
बस जो ब्लड के अंदर, जो हमारे खून के अंदर शुगर है उसकी मात्रा को कंट्रोल में रखे। आपने सुना जिस भी मरीज को शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इंसुलिन क्या है, शुगर की मात्रा को कम करने का काम करता है। ठीक है, आगे अभी एक हार्मोन भी आएगा आपको बताऊंगा जो कि शुगर की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और इंसुलिन उसको डाउन करने का काम करता है। ठीक है, अभी बता देता हूं। चलो, ग्लूकागन है, ये रहा ग्लूकागन। ग्लूकागन का काम क्या है? शुगर की मात्रा को बढ़ाना, शुगर की मात्रा को बढ़ाना। हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर है उसकी मात्रा को बढ़ाओ, बढ़ा के ब्लड के अंदर मिक्स करो। ये काम किसका? ग्लूकागन का। इंसुलिन क्या करता है? उसकी मात्रा को कंट्रोल में रखने का काम करता है। और जब ग्लूकागन की मात्रा बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तब हमको शुगर बीमारी हो जाती है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन अपना काम करना बंद कर गया, फिर हम इंसुलिन के इंजेक्शन लेते फिरते हैं ताकि शुगर को ये कंट्रोल कर ले। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। आजकल हर एक दूसरे व्यक्ति को शुगर हो रही है और इस शुगर का मेन रीजन है ग्लूकागन। और ये ग्लूकागन कहां पर? ये आपका गेहूं के अंदर देखने को मिलता है। तुम्हें गेहूं के अंदर आपको ग्लूटोन देखने को मिला, ग्लूटोन। और ये जो ग्लूटोन है ये ग्लूकागन को सबसे अधिक बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए आजकल आपने देखा डॉक्टर बोलने लग रहे हैं कि भाई गेहूं की रोटी मत खाओ। अब आप लोग बोलोगे जो हमारे तो पुराना टाइम के सारे जने गेहूं की रोटी खाया करते। आपको एक चीज बताता हूं, पुराने समय के अंदर आप अपने नाना नानी या दादा दादी से पूछ के देखना, अगर कोई जीवित हो, ठीक है, कोई और भी रिश्तेदारी में हो, मैक्सिमम लोग मोटा अनाज खाते थे। मोटा अनाज का मतलब जैसे मान लिया गेहूं है, गेहूं के अंदर चने मिक्स कर दिए, गेहूं के अंदर बाजरा मिक्स कर दिया, गेहूं के अंदर जौ मिक्स कर दी, गवार मिक्स कर दी, उनको मिक्स करके उस आटे का खाते थे। अकेले गेहूं का नहीं खाते थे। आजकल तो गेहूं का आटा भी बिल्कुल बारीक पीस के उसका मैदा बना देते हैं। ठीक है, अभी भी मैं आपको सलाह देता हूं, जैसे अब सर्दियों का मौसम, सर्दियों में बाजरा खाते हैं लोग, कोशिश करो बाजरे की रोटी खाओ एक टाइम, सुबह के टाइम बाजरे की रोटी पका। शाम को मत खाना, शाम बहुत हैवी हो जाती है शाम को। ठीक है, वजन बढ़ाने का काम कर दे। फिर तो सुबह सुबह खाओ बढ़िया मक्खन लगा के, ठीक है, लस्सी के साथ, दही गेल अपना रगड़ की सोदाना, और सुबह सुबह अपना बाजरा की रोटी खाया करो। ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करो। मतलब मेरी तो सलाह यह है, जितनी कोशिश करो गेहूं को त्याग दो। इवन इन फ्यूचर तुम देख लो, तारे घर दादा दादी हो या और हो, सबका शुगर होती पाओगी। फ्यूचर में तारा और भी जल्दी होगी, 35 की उम्र लगे शुगर हो लेगी। ठीक है, तो कोशिश करो इस गेहूं को त्याग दो। ग्रोथ हार्मोन ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए, जो कि क्या हमारे शरीर के सभी अंगों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है जी, आगे चलते। ट्रेड्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। ट्रेड्स का मतलब होता है, ट्रेड का क्या मतलब होता है? ट्रेड्स का मतलब होता है भाई, जैसे मान लिया आपके बच्चा हुआ है, उस बच्चे के अंदर मतलब जितने भी जो गुण हैं वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी किस चीज से बदल सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे? बाय बोथ पैटर्नल डीएनए। पैटर्नल का मतलब पैतृक, यानी उसका जो पिता है, पिता का डीएनए भी उसके अंदर मिक्स होगा। उसकी माता का मैटरनल का मतलब उसका माता का डीएनए भी उसके अंदर मिक्स होगा। ठीक है, इन दोनों का जो डीएनए मिक्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लिया एक पिता है वो काला है, वो माता है वो उसकी गोरी है। ठीक है, अब इन दोनों ने मिक्स मतलब कोलैबोरेशन कर लिया। अब कोलैबोरेशन के बाद जो बच्चा होना वो तो लक की बात है भाई, कि मेरा माता का जो डीएनए है, जो जीन्स हो ज्यादा आगे तो ये गोरा हो जाएगा, बाबू के गणे आगे तो काला हो जाएगा। बस बाबू की हाइट छोटी है तो कि मेरा ये भी छोटा रह जा। ठीक है, दोनों आगे हाइट छोटी तो कि मेरा बड भी जावा है। वो सारे फैक्टर मतलब बहुत अलग अलग लक की बात हो कि ये चीज हो जाए कि को नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते। अगला देखो क्या है, मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को निम्नलिखित द्वारा हटाया जाता है। मतलब अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ समझते हो? लैट्रिन, जो तारा शरीर का में जो लैट्रिन होगा, लैट्रिन किस प्रक्रिया से बाहर निकलती, कैसे बाहर निकलती है लैट्रिन? उत्सर्जन तंत्र से, एक्सक्रेटरी सिस्टम से ही तो बाहर निकालते हो लैट्रिन। कोई और तरीका था काटो नु हाथ घुसड़गी तो कटे को नहीं, सीधी सी बात है। यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारा उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, किडनी वगैरह है, आपकी छोटी आंत बड़ी आंत है, ये सारी की सारी उस प्रक्रिया को ऐसे घुचुर 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 करके फ्लश करके सारा सौदाना बाहर काट दे भाई, इस तरीके से दिमाग में सेट रखो। ठीक है भाई, आगे चलते। अगला देखो कौन सा हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न। हमारे पास दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। कौन कौन से जी? एक तो होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस को बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, यानी केंद्रीय नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, और पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें फर्क क्या होगा जी? फर्क भी बता देता हूं। सेंट्रल के अंदर तो होता है जो सेंट्रल काम करे। सेंट्रल काम कैसे? इसके अंदर होता है सिर्फ ब्रेन प्लस हमारी स्पाइनल कॉर्ड,
स्पाइनल कॉर्ड जी अभी करवाऊंगा आगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो मिक्सचर है वो आता तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल के अंदर हमारी पूरी बॉडी, जैसे मेरे हाथों के अंदर जो नस गई हुई है, पैरों के अंदर जो नस गई हुई है, यानी मेरी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है उसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल के अंदर आता है मेरा सिर्फ ब्रेन और जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड है ये। ठीक है, तो अब इसने यही पूछा है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों अगर साथ में जाए तो कौन सा आएगा, वो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा। ठीक है, CNS। आगे चलते हैं, अगला देखो, अगला कौन सा हमारे पास, कौन सी कोशिका का आकार बदलता रहता है, कौन सी कोशिका है जिसका आकार आपका बदलता रहता है, स्मूथ मसल, ओवम, अमीबा या नर्व सेल, किसका है आपका आकार चेंज होता रहता है, किसका आकार चेंज होता है, कोई साथी बताएगा? वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। अमीबा, अमीबा का आकार तो बदलता रहता है भाई। अमीबा एक कोशीय जीव है, देखी होगी अमीबा, कभी देखी या नहीं देखी? काई, काई देखी कभी? गांव के अंदर जोड़ के अंदर देखना काई हरी हरी, वो अमीबा ही है भाई। ठीक है, ये अपना आकार चेंज करती रहती है, एक बार बड़ी होगी, एक बार बड़ी होगी, एक बार और बड़ी होगी, फिर दो टुकड़े में बट जाएगी। ठीक है, फिर और अलग हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग करके फिर अलग अलग मेथड रिप्रोडक्शन करी जावा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कौन सी कोशिका का आकार बदलती है, वही प्रश्न दोबारा क्यों डाल दिया भाई? कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। अब ये यौन संचारित रोग भी मैंने आपको करवाए थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ये क्या होते हैं जी? STD, STD फोन वाली STD नहीं, STD का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। ठीक है, ये कैसे होते हैं जी? जब आप सेक्स करते हो तब होते हैं जी। अच्छा जी, हमको तो नहीं पता था। तो कभी भी आप संभोग प्रक्रिया करो उस टाइम प्रोटेक्शन का प्रयोग करो, प्रोटेक्शन मतलब छतरी का प्रयोग करो। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं जी? ये इसके अंदर मतलब देखो, आपको बताता हूं, जो मेन होते हैं ना, जो वायरस से फैलते हैं, वो है आपका सिफिलिस और एड्स। सिफिलिस और एड्स हैं, दोनों के दोनों आपके किससे? वायरस से फैलते हैं। ठीक है जी, समझ गया जी। कैसे जी? सिफिलिस के अंदर क्या होता है? सिफिलिस से आपका जो लिंग है या जो योनि है उसके ऊपर छोटे 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 दाने हो जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर खाज खुजली आएगी। एड्स, एड्स तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये क्या होती है? आपके जो शरीर के अंदर जो व्हाइट ब्लड कोशिकाएं होती है ना, ठीक है, उनकी मात्रा को कम कर देती है। फिर आपका शरीर क्या है, जैसे आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आ गई, जैसे जुकाम हो गया, खांसी होगी, कुछ भी होगी, वो कदे ठीक होगा को नहीं, वो परमानेंट नुएर होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके शरीर की जो व्हाइट ब्लड सेल है जो कि उन बीमारियों से लड़ती है, वो तो इसने खत्म कर दी। तो यानी कि अगर आपको छोटी मोटी बीमारी होगी तो सीधी सी है आपकी मृत्यु भी हो सकती है, कोई अगर घातक बीमारी होगी तो एड्स इसलिए हानिकारक है। HIV, एड्स, सिफिलिस, ये बहुत खतरनाक बीमारी। गनोरिया, ये भी खाज खुजली से रिलेटेड है। ठीक है जी, इनकी फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म पूछेगा। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, भाई स्पेलिंग स्पेलिंग गलत हो उसके कर लियो एडजस्ट, सिंड्रोम। ठीक है, ये होती है एड्स की फुल फॉर्म, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। ठीक है जी, HIV की कड़ा गई, HIV इसमें कौन लिख रहे इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये भी सेम ही होती है। मतलब देखो, ये हो जाए तो नु आदमी थोड़ा बहुत जी इसका, ये हो जाए तो ये जमा नु, मतलब इसकी जमानो से जमा इसकी लास्ट स्टेज है यार। ठीक है, पतन जमानो करके मानना गया तो आई चीज समझ में। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो, हाँ यही आएगी HIV। अच्छा, डिफिशियंसी भी है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वो देख लेना तुम एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स आदि मिलकर जीवन की मूल इकाई बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न। देखो कि क्या बोलते, जीवन की मूल इकाई क्या है? हमारा जो शरीर है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है, कोशिका बोलेंगे। ये तो प्रश्न पूछा मैंने अभी नहीं बताया था आपको भाई, ये हमारी कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो न्यूक्लियस हो गया, यानी जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक हो गया। इसके अलावा और हमारी कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं? कोशिका के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिसको पावर हाउस सेल बोलते हैं। ये एक मात्र ऐसा जिसका अपना खुद का DNA है, ये ATP रिलीज करता है। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर ही। इसके अलावा हमारे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिसके अलावा हमारे लाइजोसोम्स भी इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, जिसके अलावा और हमारे क्या होते हैं? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एक तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। तो ये सारी चीज मिलकर यही तो दे रखा है भाई, जो राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। बिल्कुल सही, कोशिका है जी।
आगे चलते और एक और चीज पढ़ना। देखो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, सारे मिलके क्या बनाया इन्होंने, सेल बनाया, और बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू क्या होता है जी, उत्तक होते हैं जी, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू बना मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं जी। जो भी हमारे ऑर्गन है ना, जैसे हमारे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, सारे क्या टिश्यू मिलके बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। पूरा पूरा ऑर्गन सिस्टम क्रिएट कर दिया। देखो ये पूरा सारे इसी के अंदर जगह, सेल, सेल से बन गया टिश्यू, टिश्यू से बन गया ऑर्गन, ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अगला देखो, अगला कौन सा हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट एज रेंज ऑफ प्यूबर्टी। भाई जो नर और जो मादा है, इनके अंदर जवानी की सही उम्र कौन सी है? भाई ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। कब आई थी तुम्हारे अंदर जवानी, कब फूटी थी जी? पूछो ना वैसे ही फुटने लगे। रुक दी कौन जवानी, तो कोई बात ना भाई, रुकेगी। बताओ कब आई थी तुम्हारे अंदर जवानी? 12-13 साल की उम्र में आ गई थी। सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया था, सिग्नल पकड़ना स्टार्ट कर दिया था टावर ने, हैं? तो यानी कि 11 से 17 साल की उम्र में क्या भाई तुम्हारे अंदर जवानी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट होने वाला था यार। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट कोशिका शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचना का संचालन करती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब जैसे मान लिया, अब मेरा दिमाग सिग्नल देता है कि भाई 7 को उठा, ऐसे उठा दिया। मेरे दिमाग ने सिर्फ सोचा भाई 7 को ऐसे उठा, मेरा दिमाग ने बोला ये चीज बोल, मैं बोलने लग रहा हूं। मतलब ये सिग्नल कहां से मिलने लग रहे हैं? मेरा दिमाग एक सिग्नल दे रहा है, ये सारी चीज कौन करना है? ये सारी चीजें जो सेट करो कौन करती है? नर्व सेल करती है, ठीक है। कौन करती है? नर्व सेल। और नर्व सेल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, डेंड्राइट भी होता है, एक्सोन भी होता है, सारी चीज होती है। अब इसने यही पूछा है भाई, कोई भी जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है, इनको एक जगह से दूसरे भाग तक जो पहुंचाने का काम कौन करता है? जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो इनको कौन करता है? न्यूरॉन। चीजें समझ में आई? न्यूरॉन क्या करते हैं? न्यूरॉन, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा न्यूरॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। अभी जो न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन, इसके एंड पर एक आपको ऐसी ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, ऐसे, ठीक है। यहां पर इसका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। आपने देखा हो चित्र बहुत बार, डायग्राम, ठीक है। न्यूक्लियस आप नेट पे सर्च भी कर लेना, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, जैसे आपके सिर में डेंड्रफ होता है, ठीक है। एक्सोन है वो भी होता है इसी के अंदर। रुक जाओ, एक होता है एक्सोन, एक होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपको इसी न्यूरॉन के अंदर देखने को मिलते हैं। मैं आपको इसका चित्र दिखा देता हूं एक बार के लिए, रुको, क्रोम पे खुल जा भाई। न्यूरॉन, एक सेकंड रुको, ये आ गया न्यूरॉन, शायद ये चित्र हो जाएगा बड़ा, हो गया बड़ा, आ जाओ, दे रहे। ऐसा होता भाई न्यूरॉन, अगर आपने ना देखा हो तो ये देखो, ठीक है। ये एक्सोन होते हैं, ये देखो, ये एक्सोन, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल की बॉडी, ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, ठीक है। डेंड्राइट्स या छोटी छोटी बाल जैसी संरचना, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के अंदर जो बाल जैसी संरचनाएं हैं, ठीक है, बाल जैसी संरचनाएं, हेयर जैसी संरचनाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। लिख लेना, कॉपी के अंदर बहुत बार पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। ये एक्सोन हो गया, जो कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करता है। जैसे यहां से सिग्नल को यहां पर से, ये काम कौन करेगा? एक्सोन करेगा, ठीक है। ये आपके इधर सिनेप्स नाम से भी होते हैं। सिनेप्स किधर गए भाई? इसके अंदर सिनेप्स, इसके अंदर लिख नहीं रखे। यहां पर ये जो गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स ना, नोड बोलेंगे इसको, तो नोड बोलेंगे। सिनेप्स शायद इसको बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये जो सिलेंडर सा है, इसको सिनेप्स बोलते हैं। इधर इसने नाम लिख नहीं रखा, ठीक है, यहीं पर होते सिनेप्स, ठीक है। चीजें समझ में आई? ये पूछता है एग्जामिनर बहुत बार, बाल जैसी संरचना, डेंड्राइट्स को याद रखनी, सिंपल सी। डेंड्रफ, डेंड्रफ कहां पर होता है? बालों के अंदर होता है, इस तरीके याद रख लो, ठीक है। एक्सोन हो गया, ठीक है। एक्सोन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का काम करेगा, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या, जैसे मान लिया यहाँ पर मेरे दर्द हो गया, कचक, मैंने ऐसे थप्पड़ मारा, मेरा दर्द हुआ, तो इसको कौन, ये डेंड्राइट्स इस मैसेज को रिसीव करेंगे, फिर यहाँ से आगे ऐसे 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 मामले को पहुंचाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, फिर यहाँ से फिर आगे मैसेज आएगा, फिर दिमाग तक सिग्नल जाएगा कि यहाँ पे तेरा चोट लगेगी, ठीक है। चलो आगे, चलो जी, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। किसी जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। भाई किस जीव के अंदर होती है चीजें? बड़ी अच्छा
मतलब सेल के डिवीजन से कैसे जीवों के अंदर प्रजनन होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है, करवा रखे है, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है यार। मैंने आपको देखो करवाया था, जैसे एलगी है, एलगी सुना हो आपने, अभी देखा था आपने एलगी, ये एलगी है, ये क्या करती है, अपने दो टुकड़े कर लेती है, जैसे ऐसे ऐसे ये अपने दो टुकड़े बना लेगी, ठीक है। तीसरा चित्रमा ये अपना आपती अलग कर लेगी। ये अलग अलग मेथड हैं, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, ठीक है, ये अलग अलग मेथड है रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जितने भी एक कोशीय जीव हैं, ठीक है, वो संभोग तो कर नहीं सकते, तो वो क्या है, एक दूसरे के ऐसे खुद के अपने अलग अलग टुकड़े अपने शरीर के अंदर से दूसरा टुकड़ा निकाल के एक नया जीव जंतु बना देते हैं, ठीक है। तो यानी जितने भी यूनिसेलुलर यानी एक कोशीय जीव सारे के सारे क्या हैं, इसी माध्यम से क्या है, यानी विभाजन या विखंडन, ठीक है, सेल डिवीजन और फिजन, इसी के माध्यम से क्या है आगे प्रजनन करने का काम करते हैं, ठीक है। पौधे हो गए, ये मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अभी बताया था पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन से, मैमल स्तनधारी तो तमाना वेरा है, रेप्टाइल्स हैं ये भी नो चालना है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव आंख में निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्नलिखित में से किस प्रयोग के द्वारा ठीक किया? बड़ा अच्छा प्रश्न। देखो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, आंख, हमारी आंख के अंदर सिस्टम उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष के अंदर ये है, आपको निकट की चीज तो अच्छी तरीके से साफ दिखे, जैसे मैंने नजदीक की चीज है वो तो मुझे मतलब कि अच्छे से साफ दिखाई देने लग रही है, ठीक है, और दूर की चीज मुझे साफ नहीं दिखाई देने लग रही, उल्टा होता है ये। निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या है, क्या है भाई, मेरे को निकट की चीज साफ दिखाई देगी, दूर की साफ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। दूर दृष्टि दोष के अंदर भाई मेरे को दूर की चीज साफ दिखाई देगी लेकिन नजदीक की साफ नहीं दिखाई देगी। अब जब मेरे को नजदीक की चीज साफ दिखाई देने लग रही, दूर की साफ नहीं दिखाई देने लग रही, तब मेरे को कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो कनकेव लेंस कहां पर है, ये बायो कन्वेक्स नहीं है, प्लेन भी नहीं है, कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की चीज साफ दिखाई दे, दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की चीज साफ दिखाई दे, उल्टा होता है सिस्टम। वैसे आप ही नॉर्मल देखा तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है निकट की चीज, निकट की दृष्टि में दोष है, दूर वाली साफ है, इसका मतलब ये हो या, लेकिन नहीं, यहां पर उल्टा होता है भाई, निकट वाली साफ है, दूर की, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो मायोपिया, ठीक है, मायोपिया लिखे भी रखे है, और ये जो दूसरा दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। उसके अंदर कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में कन्वेक्स लेंस जिसमें आपको नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती, ठीक है। और इसके अंदर कनकेव लेंस कैसा होता है, साइड में से मोटा और यहां पर पतला। जैसे आजकल के जितने भी लोंडे हैं ये सारे दिन जो फोन देखी जाओ है, नेट चटेकी सारे दिन पढ़ी जहां है, ठीक है, इनका निकट दृष्टि दोष होगा, यानी निकट की चीज साफ, दूर का ना दिखे कौन, फिर 24 घंटे चश्मा टांगी रखा है, ठीक है। उस चश्मा का तुम लेंस देखना ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे पतला दिखाई देगा, साइडों में से थोड़ा मोटा दिखेगा, उसको कनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। और जिसका नजदीक की नजर कमजोर हो, जैसे अपने आपके मम्मी पापा देखे होंगे, उनकी नजदीक की चीज कौन दिखा, तो उसका आपका दूर दृष्टि दोष, उनके लेंस आपको ऐसे दिखाई देंगे, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। आगे चलो। The dash moves water and minerals obtained from the soil while dash the transport of photosynthetic product from the leaves where they are sensitive to। बड़ा अच्छा प्रश्न, जाइलम फ्लोएम आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है, जाइलम क्या होता है, जो भी पौधे होते हैं ना, पौधे के अंदर जो भी पानी है, पानी को पूरी पौधे की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का काम होता है जाइलम का, ठीक है जी। फैसे फ्लोएम, फैसे फूड, फ्लोएम का काम क्या है, जो फूड हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से जो भी पौधे ने फूड बनाया, उस फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, फ्लोएम का। तो डिफरेंस समझ एक याद रखना, फैसे फ्लोएम, फैसे फूड, फूड आ जाए तो फ्लोएम, पानी आ जाए तो जाइलम, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। मानव शरीर में मूत्र बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, बाहर निकालना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, क्या टू एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर, नो, टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए, बिल्कुल भाई। जो भी हमारा खून है, खून के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, गंदे प्रोडक्ट, उनको बाहर निकालने के लिए क्या है, मूत्र मेनली बनता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कौन सा जीव निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन, मुकुलन का मतलब हो गया बडिंग, ये बडिंग हो गया, रीजनरेशन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना, सारे के सारे आपके कितने कौन से हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना, मैंने बताया ना, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना, उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो रेलवे ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा, उधर आप उसको ज्वाइन कर लेना, उधर आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो किसके अंदर होता है मेनली, देखो अर्थवर्म, केचुआ, केचुए के अंदर एसेक्सुअल होता है, नहीं जी, ठीक है। फ्रॉग, मेंढक, मेंढक भी सेक्सुअल कर रहा है, मुर्गा भी सेक्सुअल कर रहा है, एक बच गया हाइड्रा, हाइड्रा किससे, बडिंग के माध्यम से करता है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी कर सकते हो भाई। अगला चलो, एकल कोशिका जीव, आइडेंटिफाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वही अमीबा, अभी अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अमीबा क्या है, एक कोशीय जीव है,
आगे चलते हैं। जाइलम का क्या कार्य है, अभी भी पता, जाइलम का काम क्या है, प्लांट की बॉडी के अंदर क्या, पानी को पूरी बॉडी के अंदर शिफ्ट करना। फैसे फ्लोएम, फैसे फूड, ठीक है, एक याद रखो ना, फ्लोएम फूड दी करा, जो बच गया वो पानी दी करा। तो जाइलम का क्या है, फूड नहीं, प्रोटीन नहीं, वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी। बस ऑप्शन से एलिमिनेट मारो यार। What is the required for the synthesis of thyroxine हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए मतलब क्या आवश्यक है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। थायरोक्सिन हार्मोन होता कहां पर, हमारे यहां पर होता गले में। गले में एक बटरफ्लाई शेप की एक ग्रंथि होती है, इसको बटरफ्लाई ग्रंथि भी बोलती है। मैंने आपको थ्योरी के अंदर पढ़ाया था ऐसे, इसका मैंने चित्र भी बनवाया हो शायद, याद करो तुम बैच के अंदर। देखो ऐसा होता है हमारे गले के अंदर यहां पर, ठीक है। ये थायराइड ग्रंथि है हमारी, थायराइड ग्रंथि है, और इस ग्रंथि के अंदर से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं भाई, कदे न समझो हिंदी में कुछ और बोलना है। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन है ना, मेनली महिलाएं जो लेडीज हैं, लेडीज के अंदर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस का मतलब समझ गए, इसका बैलेंस बिगड़ जाए, या तो ये ज्यादा मात्रा के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ज्यादा मात्रा के अंदर रिलीज होता तो लुगाई हो जाएगी मोटी, पूरी मोटी मैस वर्गी हो जाएगी, ठीक है। आपने सुना मैक्सिमम लुगाई जो मोटी होती है उनका एक समस्या पावे, सारी कहूंगी थायराइड हो रहा है मेरा, तो थायराइड की गोली चालना है, ठीक है। वो इसी हार्मोन की वजह से होता है, मेनली महिलाओं के अंदर ये समस्या आती है। और अगर ये हार्मोन कम रिलीज हो, कम मात्रा के अंदर, तो जमा सिकुड़ जाएगी, जो कि बहुत कम होता है, ज्यादा रिलीज वाला ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग क्या है, आयोडीन का सेवन करते हैं, आयोडीन नमक सुना होगा आपने, ठीक है। आयोडीन अगर प्रॉपर मात्रा में ले तो ये बीमारी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, आगे चलो। गले का घेंगा रोग सुना, गोइटर सुना, आयोडीन की कमी से कौन सा गोइटर रोग हो जाता है, गला इतना बड़ा हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने 1665 में पहली बार कोशिका की खोज करी, सेल की खोज करी थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमारे पास दो टाइप की सेल मिलती हैं, सेल यानी कोशिका हमारे पास दो टाइप की हैं। एक तो मृत कोशिका होती है, डेड सेल, और एक है हमारी लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका, ठीक है। दोनों की खोज अलग अलग आदमियों ने करी थी। जो डेड सेल है, डेड सेल की खोज 1665 के अंदर करी थी, किसने, ये किधर गया तुम्हारा ऑप्शन, ये रहा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या है, तुम्हारी डेड सेल की खोज करी गई थी, ठीक है। एसएससी के अंदर तो मेनली पूछता ही है, बट डेड सेल की खोज, मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई थी, ठीक है जी, चीज समझ में आ गई। तो जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने करी, उसकी भी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, आपको कुछ मतलब दिमाग का मेनू करने की जरूरत को नहीं, हाँ जी याद को नहीं हुआ है, ठीक है। किसने करी थी, लिविंग, लिविंग नाम था, लिविंग स्टोन, मतलब आप इसका नाम था समझ जाओगे यार, ठीक है। एंट्रोवेन लिविंग स्टोन कुछ ऐसा नाम था, ठीक है। एंटोनवेन लिविंग स्टोन था, लिविंग हुक था, कुछ नाम था ऐसा, उके था उसका लास्ट में भी क्या नाम था एग्जैक्टली मेरा ध्यान कौन भाई। एंटोवेन स्पेलिंग भी कौन आते मन तो, लिविंग देख लेना एक बार आप, लिविंग हुक कुछ ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। मैंने इसको याद मतलब मैंने ट्रिक बना रखी भाई, ऑप्शन आओगे ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दें, क्यों स्पेलिंग के रट्टे मारने। मैं लिविंग आ जाएगा, जहां पर लिविंग दिख गया तो लिविंग कोशिका, बस जीवित कोशिका किसने खोज करी थी, ठीक है। कब करी थी, साल याद है 1674, साल याद रखियो बस, ठीक है। साल नो को नहीं याद रहा भाई, ये तो याद है भाई, लिविंग लिविंग दिखेगा उसमें एल तक छाप देंगे भाई, लिविंग जीवित कोशिका पूछ ले। यो 1665, यो 74, ठीक है, यानी कि 9 साल बाद, इतना याद रखना बस, ठीक है। यो रही यारी स्पेलिंग, यारी एंटोनी वैन लिविन हुक, इसने क्या करी थी, जीवित कोशिका की खोज, यारी पाएगी भाई स्पेलिंग, ठीक है। आगे चलो, कौन सी निम्नलिखित में कौन सी कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, नर्व सेल। नर्व सेल के हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये मैंने करवा रखी है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, लंबी है, लंबी और बड़ी में फर्क होता है, ठीक है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी, लंबी तो आएगी, बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, जीवों की मूल निर्माण इकाई क्या है, व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या है जो हमारे जीव, हम जो जीव जंतु, हाँ जो, ठीक है। अपनी जो सबसे छोटी यूनिट क्या, सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, सेल है, ठीक है। कोशिका है, ये कोशिका, ये हिंदी में गलत टाइप हो रहा है, कोशिका है, बिल्कुल बेसिक पर्सन है, कुछ भी नहीं है। आगे चलो, दूध। दूध निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, दूध निम्नलिखित में किसका मिश्रण है, दूध। वाटर भी मिलता है दूध के अंदर, फैट भी मिलता है, वसा भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलती है, सारी चीजें मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ये हमारी बायोलॉजी होगी भाई पूरी,
ठीक है, बायोलॉजी के मतलब सारे मैंने नहीं करवाए, मोटे मोटे मैंने आपको 31 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड अभी अभी 2024-25 के अंदर आपके आए हैं। ठीक है जी, चीजें मेरे को एक बार के लिए बताओ, क्या किसी साथी को कोई डाउट है? मैं और पानी पी लूं। बायोलॉजी के अंदर क्या किसी साथी को कोई डाउट है? इकतीस क्वेश्चन करवाए हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स स्टार्ट होगी, फिजिक्स के अभी 35-36 कराएं और 35-36 से केमिस्ट्री के कराएं। ठीक है, बायोलॉजी मैंने करवा दिया आपको 31 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि अभी आपके ग्रुप डी के हिसाब के लेवल के हिसाब के करवाए। आप बोलो एक जी हाँ और भी करवाने हैं इसी टाइप से 100 प्रश्नों के सेट, तो मैं आपको एक क्लास और भी डाल दूंगा, कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा आपके। ठीक है, अब आप स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। आप लोग भी पानी पूनी पी लो, पीना हो तो। ठीक है, अब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। किसी ने पेशाब जाना हो पेशाब जाया हो, ठीक है, और कि में करना और कि में कर लो। करते हैं फिजिक्स शुरू। 1 मिनट का रेस्ट ले लो ताकि तुम ना भी आराम मिल जाएगा, मन्ना भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। चलें भाई, करें शुरू। हो गया वो आराम है, बहुत हो गया। चलो आ जाओ भाई, अब शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही? पहला देखो क्या है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एज इट्स वेट। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है? गलत है यार, बेसिक सी बात है। बेसिक सी कैसे जी? मैंने आपको बता रखा है, देखो मास, मास क्या होता है भाई? जो भी हमारी बॉडी जिस भी चीज से बनी हुई होती है उसको मास बोलते हैं। जैसे पेन है, इस पेन के अंदर जितना ही मटेरियल है भाई, मान लिया मैंने इस पेन के अंदर भाई टोटल 5 ग्राम का मटेरियल है, तो ये हो गया इसका मास। वजन क्या हुआ जी? वजन क्या? वेट। वेट क्या होता है हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी मास तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो भी उसको जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो धरती है, धरती जो उसके ऊपर फोर्स लगाने लग रही है, उसको ऐसे खींचने लग रही है, वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। धरती क्या? धरती इसकी वैल्यू कितनी होती है? वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन हम इसको अप्रोक्स 10 मानते हैं। ठीक है, यानी धरती इसको 10 के जोर के साथ नीचे खींचने भी तो लग रही है। ठीक है, यानी वेट और मास एक जैसे नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और वेट हमेशा ज्यादा होता है मास की तुलना में, धरती के ऊपर बताने लग रहा हूं। ठीक है, तो पहला कथन तो गलत है भाई, इसने कह दिया कि मास है वो वजन के समान होगा, गलत है। दूसरा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट द सेम एज इट्स वेट, दूसरा कथन बिल्कुल सही है भाई। थर्ड कथन, मास इज स्केलर क्वांटिटी वेयर एज वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्केलर वेक्टर क्या होते हैं? सदिश और अदिश राशि, पता होगा। स्केलर के अंदर क्या होता है? स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर क्या आपका ओनली मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू हो, यानी जिसके अंदर कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 5 ग्राम, बस। ठीक है, वेट, वेट क्या? वेट हमारी वेक्टर क्वांटिटी, यानी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो है ही है। मैग्नीट्यूड का मतलब यानी कोई फिक्स वैल्यू तो है ही है, यानी 5 ग्राम वजन तो है। ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी है, उस वजन की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ है, या धरती हमने खींचने लग रही है। हवा में जाओगे जी तरह वजन थोड़ी ना होगा। अब जैसे मान ले धरती पे तुम्हारा वजन 80 किलो है, हवा के अंदर जाओगे तब 80 किलो थोड़े ना होगा, तब कम हो जाएगा वो। ठीक है, तो यानी कि क्या है, जो तुम्हारा वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो उसको वेक्टर बोल लेंगे, जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर बोल लेंगे। ठीक है, अब क्या, जो तुम्हारा मास हो स्केलर है, वेट, वेट के अंदर जो डायरेक्शन है तो वेक्टर है। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 आपकी सही है, पहली वाली आपकी गलत है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर 0.2, हियर द हाइट ऑफ द इमेज। करवा रखी मैग्निफिकेशन, सारी की सारी मैग्निफिकेशन करवाई थी या नहीं करवाई थी? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, या कुछ और होता है? यही होता है जी, वेरी गुड। तो मैग्निफिकेशन का होता है जूम पावर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, आई का मतलब इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके डिवाइड में करवा रखा है पहले। अब आपको दे रखा है भाई, क्या दे रखा है? मैग्निफिकेशन आपको दे रखी है 0.2 और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5। इमेज की आपको बतानी, यानी ये आपको इसकी हाइट आपसे पूछी गई है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 5 सेंटीमीटर।
मैग्निफिकेशन कितनी है 0.2, और ये बतानी है तो हो जाएगा, कुछ है ही नहीं यार मुश्किल इसके अंदर। इस 5 की इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 दूनी 10, 1 आंसर आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर की मैग्निफिकेशन देगा, सिंपल। अरे 5 की यार देखो, एच आई किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू एच 0, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन कितनी 0.2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5 है, इसको मैं काटूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। अब तो आ गया हुआ समझ में, जमा 0 हो। आगे देखो अगला कौन सा हमारे पास, एक और न्यूमेरिकल, बैक टू बैक न्यूमेरिकल का कम बैक होने लग रहा है। जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की दूरी, ये न्यूमेरिकल कर जाना, इनके बस बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल आने लग रहे हैं भाई, कोई ज्यादा हाईफाई नहीं आने लग रहे, समझो जमा एक में और सौदा हुआ है, ठीक है, तो इनको पढ़ जाना। फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। u किसकी जी, u जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, v जो भी हमारी इमेज है उसकी हाइट, f हमारी क्या है जी फोकल लेंथ है। अब इन्हें क्या दे रखे और ये हमेशा माइनस के अंदर हम लोग लेते हैं। जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ हमारी कितनी है 10, यानी सीधी सी बात है 1 में -10, ठीक है जी, हमेशा माइनस में लेनी होती है, करवा रखी है चीज मैंने थ्योरी के अंदर। उसके बाद क्या करेगा, जब किसी वस्तु को, वस्तु की बात होने यानी ऑब्जेक्ट की बात होने लग रही है, कि रखा जाता है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का मतलब यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनने लग रही है, ठीक है। इमेज के लिए तो ये है, वस्तु के लिए ये, यानी वस्तु का तो कुछ देगा नहीं रखा है, इमेज दे रखी है, यानी इमेज यानी 1/v कितनी होगी 20 होगी, यानी 1/20 लिख लिया मैंने, प्लस 1/u तुम्हारा एज इट इज रहेगा, इसके बारे में हमको कुछ नहीं चाहिए। यही तो पूछा भाई यहाँ वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु यानी u की दूरी पूछी है। अब ये -20 इस तरफ आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, यानी -1/10 प्लस 1/20, ठीक है, बराबर हो जाए तुम्हारा 1/u। इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अब एलसीएम भी तुमको नहीं लेना था, सिखा देता हूं, 10 और 20, इसका इस टाइप से बेटा एलसीएम लेते हैं, जमा डाउनफॉल है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, इस टाइप से होता भाई एलसीएम। बाकी हम लोग तो डायरेक्ट कर देते हैं, हाँ भाई 10 और 20 ये से कटने लग रहा है, बड़ा नंबर ये है तो ये एलसीएम आ गया तुम्हारा, 20 तुम्हारा आ गया एलसीएम, 10 दूनी 20 -2 प्लस में, फिर तुमको समझ में नहीं आता ना, इसलिए करने पड़ते हैं भाई, चिच्चर क्या करा है 1/u, ठीक है। -1/20 किसके बराबर है 1/u के बराबर है, यानी u किसके बराबर हो गया 20 के बराबर हो गया, तो 20 आपका क्या जाएगा -20, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीज समझ में आई या नहीं आई, हर एक साथी के आई चीज समझ में, बिल्कुल बेसिक सा था, कुछ भी नहीं था, ये फॉर्मूले याद रखने पड़े, लेंस का फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है, ये याद होने चाहिए। उसका क्या नाम है, पावर निकालने का फॉर्मूला, एनर्जी निकालना फॉर्मूला, वर्क डन निकालना फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला देखो क्या, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी अभी पढ़ा था, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस गलत है, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, ये तो था अभी अभी 2 मिनट पहले तो पढ़ा था फॉर्मूला, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, मोशन के हमारे पास 3 लॉ हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इसके अंदर क्या डिफरेंस है जी, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी हमारी मोशन में जाने लग रही है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता, वो तो हमारा क्या फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स किसके बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने पढ़ा था, तो ये किसके बराबर है फोर्स के बराबर हो गया, यही तो है बस, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है फोर्स, बल कहलाती है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने फोर्स से आप मतलब बल लगाओगे उतना ही वो ऑब्जेक्ट लगाएगा आपके ऊपर, आपने देखा भी होगा भाई, आप जैसे मतलब कि ऐसे किसी दीवार के ऊपर ऐसे अपने ऐसे बॉल फेंक की बॉल उतनी स्पीड से आपके ऊपर आएगी, यानी आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तीनों लॉ करवा रखे, ठीक है जी, आगे चलते हैं। जब मुद्रित सामग्री पर व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर प्रिंटेड मैटर, आपने जैसे आपने देखा होगा भाई, यहां पर मान लो मैंने कुछ लिख रखा है भाई, ये मेरी ग्लास की स्लैब है और ये नीचे कागज, इस कागज के ऊपर मैंने कुछ लिख रखा है, जब भी आप ऐसे कांच की कोई चीज कागज के ऊपर रखते तो अक्सर ऐसे ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, वो किस वजह से दिखते हैं बताओ,
वो अक्सर कैसे दिखाई देते हैं, ये देखिए, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो वे ऐसे ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, यानी रेज्ड प्रतीत होते हैं। और किस वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में डिफरेंस है। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या, वो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, रेज्ड यानी ऊपर उठे हुए। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन, प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण ये देखिए चीजें होती हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन के और यूज कौन कौन से हैं जी? रिफ्रैक्शन की वजह से आपको, जैसे आप पानी के अंदर पेंसिल डालो तो आपको पेंसिल टूटी हुई दिखाई देगी, पानी के अंदर नींबू डालो तो नींबू ऐसे बड़ा साइज का दिखाई देगा, ठीक है। आपने चीजें देखी होंगी, ये सारे रिफ्लेक्शन के हैं। स्विमिंग पूल है वो अपना कम गहरा दिखा, अनु दिखा, समुद्री स्विमिंग पूल तो थोड़ा सा गहरा हुआ, अपन ऊपर दिखाई। सनसेट होता है, सनसेट 15 मिनट लेट होता है, सूरज पहले छुप जाता है लेकिन हमें उसकी छाया दिखाई देती है, हमको लगता है अभी तो सूरज छिपा ही नहीं है, ठीक है। इंद्रधनुष के रंग हो गए, ठीक है, सारे सारे आपके इसी की वजह से दिखाई जाए। डायमंड है, डायमंड चमके रिफ्रैक्शन की वजह से। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है? इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज ट्रिपल्ड कीपिंग अदर फैक्टर सेम द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब आपको देखो रेजिस्टेंस का अगर फॉर्मूला पता हो तो आप इस प्रश्न को इजीली लपेट सकते हो, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ जी, लपेट देंगे। कैसे लपेट दोगे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ बाय में तुम्हारा एरिया, यही होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ओ सॉरी, रेजिस्टेंस का, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, हाँ जी, ये तुम्हारी रेजिस्टिविटी है, दोनों के अंदर डिफरेंस है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो ये तुम्हारी लेंथ है और ये तुम्हारा एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी। अब इसने क्या दे रखा है? अगर किसी चालक की लंबाई को 3 गुना कर दे, यानी लेंथ को अगर मैं 3 टाइम बढ़ा दूं तो अन्य कारक समान रहे, यानी एरिया भी सेम रहा है, या भी सेम रहा है, तो चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा? भाई देखो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस क्या है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब तो ये होता है अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, यानी उल्टा चलता है। और डायरेक्टली में कहता है अगर मैं इसको भी बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा। अब लेंथ 3 गुना होने लग रही है तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना होगा, सीधी सी बात है। तो यानी रेजिस्टेंस भी क्या हमारा ट्रिपल्ड हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये तो चीज दे रखी है, अगर मैं उसकी लंबाई बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब आपने अगर ये फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, याद होंगे, तभी तो ये कर पाओगे। अब पेपर के अंदर ये प्रश्न आ गया, तुमने फॉर्मूला पता ही नहीं, फॉर्मूला है क्या, रेजिस्टेंस क्या चीज है, कहां से करोगे? आ रही चीज समझ में? तो इन चीजों का पता होना चाहिए। आगे चलो, एक गोलाकार दर्पण है भाई, प्रकाश के परावर्तन के मामले फोकस दूरी क्या है? द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। मिरर फॉर्मूला पुट करना और इसके अंदर कुछ भी नहीं। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही तो है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या है इसके अंदर? यही तो है मिरर फॉर्मूला, तो पूछ रखे है। लेंस फॉर्मूला कमेंट करके बताओ। अगला देखो क्या है? When an empty bottle is closed airtight and pushed inside water, it bounces back when it is released. This is because बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। फिजिक्स तो फेवरेट सब्जेक्ट है भाई, मैं बता दिया। एक पानी की बोतल है, आपने उसको टाइटली मतलब कि ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, यानी उस बोतल के अंदर अब हवा भरी हुई, खाली बोतल थी, अब आपने उसके अंदर हवा भरी हुई। अब जब आप उस बोतल को पानी के अंदर डुबोगे ना, उसका ढक्कन आपने टाइट करना, यानी उसके अंदर पानी नहीं घुसना चाहिए, उसके अंदर डुबोगे ना तो उसके अंदर नहीं डूबेगी, बार बार वो ऊपर की तरफ आएगी। आप देख भी लेना, आपके घर में मग हो ना, डोलू बोल रहे हैं जिसके आप नहाया करा, ठीक, उस डोलू ना है उसके अंदर पानी ना जाने दियो, उसने ऐसे डुबोने की कोशिश करी, वो डूबा को नहीं। वो क्यों नहीं डूबता? क्योंकि अप थ्रस्ट लगता है। अप थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट क्या होता है जी? थ्रस्ट होता है अपवार्ड फोर्स, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है, जो तुम्हारी एरोप्लेन उड़ती है ना, वो थ्रस्ट की वजह से ही उड़ती है, ठीक है। वो उसकी इंजन ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जूम, जितने तो ऊपर की तरफ उड़ा है, तो यानी अप थ्रस्ट होता है ना जो, वो क्या होता है? वो पानी का ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, ठीक है। बायनेंसी प्रिंसिपल भी सुना है। ये जो तुम्हारी समुद्री जहाजें हैं, ये सारी इसी की वजह से ऊपर उठती हैं, इसी की वजह से नहीं डूबती, ठीक है। अगर उसके अंदर एक सुराख भी हो जाएगा तब डूब जाएगी। आई चीज समझ में? तो यानी क्या है? अप थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन ए बोतल इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बोतल। बिल्कुल सही है, जो अप थ्रस्ट है वो ज्यादा है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द, किसी परमाणु का एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर होता है, दो ही चीज होते हैं। हाँ जी, एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ही पूछता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। मास नंबर है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
के बराबर क्या होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, ठीक है जी। मास नंबर तुम्हारा किसके बराबर होता है जी, मास, याद रखना मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर न्यूट्रॉन है। अब इसने प्रश्न क्या पूछा भाई, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, ये भी नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ तो मास नंबर बन जाएगा, यानी ये भी नहीं बनेगा। सीधा सिंपल सा जोड़ है, गणित है। अगला चलो, अगला कौन सा है, कथन आपको दे रखे कौन सा सही कौन सा गलती पूछा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। देखो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ग्रेविटी वाला जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल टू m1 m2 बाय में r स्क्वेयर, ठीक है जी, चीज समझ में आ गई। ये r क्या है जी, जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको r बोल लेंगे, यानी इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब प्रश्न देखो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहने लग रहा है भाई इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना r, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये तो गलत चीज है यार। अगर आप इस r को बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, आप इस r को घटाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। ये तो इंडिपेंडेंट नहीं, ये तो डिपेंड करता है इसके ऊपर, यानी पहला कथन हो गया गलत। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्टों के बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, बिल्कुल है, यानी दूसरा कथन बिल्कुल सही। तीसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मास ये दूसरा मास, इन दोनों की गुणा का बराबर है तो है, बिल्कुल सही, यानी तीसरा भी सही, यानी 2 और 3 दोनों के दोनों सही है आपके, सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, कुछ मुश्किल तो कौन यार। और अगर अभी भी आपको दिक्कत आने लग रही तो भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सबसे बिल्कुल टुच्चे लेवल के प्रश्न है। आगे चलो, अगला देखो कौन सा है, द वर्क डन इन मूविंग 10 कूलम्ब चार्ज अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट्स। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस का पता होना चाहिए, वर्क डन का पता होना चाहिए। क्या होता है जी, वर्क डन किसके बराबर होता है, Q इंटू आई। आई क्या होता है जी, आई होता है तुम्हारा करंट, Q क्या होता है जी, चार्ज होता है जी, और W क्या होता है जी, वर्क डन होता है जी, वर्क, ठीक है। पूछा क्या है, वर्क डन इन मूविंग 10 कूलम्ब चार्ज, 10 कूलम्ब चार्ज यानी Q की वैल्यू दे रखी है 10, चार्ज को कूलम्ब में मापते हैं, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट्स, ठीक है। ये आई है, ये करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आपका V भी बोलते हैं, I भी उसी के अंदर शुमार है, एक ही चीज है ये, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का करंट है तुम्हारा, 5 वोल्ट का, 5 एम्पियर भी बोल देते हैं, ठीक है जी, 5 वोल्ट का करंट। तो ये किसके बराबर होगा 10 गुणा 5, 50 जूल के बराबर आपका वर्क डन हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं इसके अंदर, ठीक है भाई। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे ना थ्योरी, आप इजीली लपेट दोगे। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर का अभी जो 2024-25 के अंदर हुए। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रखी आपने थ्योरी तो आप कुछ भी नहीं लपेट पाओ। आप क्वेश्चनों का लेवल देख सकते हो यार, किस टाइप के आने लग रहे हैं। ये भी अगर आपको मुश्किल लगने लग रहे हैं तो आपका सतर बहुत जीरो है। एक कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ शोज डाउन एंड स्टॉप्स, द कार इज अंडर विच टाइप। एक सीधी राह पर चलती हुई कार धीमी होकर रुक जाती है तो कार किस प्रकार की गति में, नॉन यूनिफॉर्म है, असमान गति, बिल्कुल सही है भाई। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है भाई, गाड़ी ने एक बार स्पीड पकड़ी, गाड़ी मान लिया 80 की स्पीड पकड़ी तो 80 की स्पीड में ही चलने लग रही है, वो रुकेगी ही नहीं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब गाड़ी चलती चलती अचानक मंदी होकर रुक गई, धीमी होकर रुक जाती है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, सीधी सी बात है, इसमें क्या मुश्किल है। आगे चलो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, बड़ा अच्छा प्रश्न है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स के अंदर आपको बताना है कि क्या
डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। जो पोल और फोकस होता है स्पेरिकल मिरर का मैंने बताया रखा है, पोल बीच में पोल होता है, फोकस आपका यहाँ पर होता है, फोकस F1 F2 सुना हुआ आपने। तो पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है इसको R की फॉर्म में, जो R जो रेडियस है तुम्हारा, इसकी फॉर्म के अंदर आपको व्यक्त करना है। ठीक है भाई, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको आप इसकी फॉर्म के अंदर कैसे व्यक्त करोगे भाई, किस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ये इसने पूछा है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये हमेशा क्या होता है, इसका हाफ होता है, ये हमेशा क्या होता है, इसका हाफ होता है, यानी R/2 होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। जो भी इसकी रेडियस होती है ना, जो भी तुम्हारा जो लेंस है, इस लेंस की जो भी रेडियस है, इस रेडियस का हाफ होता है ये। ठीक है, R/2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। ये करवा रखे है स्पेशल, याद कर लेना तुम, स्पेशल करवा रखे है फिजिक्स के अंदर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई चीज है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जाती है तो उसका कैसा पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी 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 जाने लग रही, 80 की स्पीड है। अगर बीच में मान लो कोई टर्न आएगा, सर्कल आता, तो यार एक स्पीड तो बढ़ाएगी ही नहीं रहेगी, सर्कल के तो हर एक मोड़ पे स्पीड चेंज होगी। गाड़ी आप 80 की स्पीड में आप टर्न थोड़े ना दे सकते हो, पलट जाएगी। ठीक है जी, अगला चलो। इफ ए पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर की चीज में जमा साफ दिखा है, तो इसका मतलब क्या है, दूरदृष्टि दोष है। नजदीक की साफ कौन दिखने लग रही, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो इस नेत्र दोष को क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, मतलब उन्होंने पूछा कौन सा लेंस यूज करना है। दूर की चीज साफ दिखे, नजदीक की कौन दिखती, तो कन्वेक्स लेंस यूज होगा। कन्वेक्स लेंस कौन सा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। अभी अभी हमने पढ़ा था, अगर दूर की साफ नहीं दिखती तो कनकेव था, केव यानी ऐसी गुफाई तरह बीच में से पतला लेंस होगा। कन्वेक्स यानी जिसको नजदीक का साफ ना दिखाई दे, यही तो था। वो बायोलॉजी में था, फिजिक्स में आ गया। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, 9th क्लास का पर्सन है, ये किसका उदाहरण है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से तो तारे टिमटिमाते हैं। लाइट क्या है, जो हवा के अंदर हमारे मौजूद जो कण हैं, ठीक है, एक बार इस कण से टकराए, एक बार उस कण से टकराए, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, तभी तो आपका रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और इंद्रधनुष जो आपका दिखाई देता है, तुम्हारा रेनबो जो दिखाई देता है, इसके साथ कलर किसकी वजह से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी जो लाइट है वो पानी की बूंदों के अंदर ऐसे टकराती है और इसके साथ कलरों के अंदर ये डिस्पर्ज हो जाती है, यानी बिखर जाती है। ठीक है, तो इंद्रधनुष का उदाहरण पूछ ले हुआ है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेनबो। ठीक है, याद रखना इंद्रधनुष का उदाहरण। ओके, आगे चलो। A car moves with a uniform velocity v in a particular direction for a distance s under the action of a force f acting in the same direction. The work done by the force will be। बड़ा अच्छा प्रश्न है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू में कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोस थीटा। अब इसने बोला क्या है भाई, एक कार है, एक समान तो उसकी स्पीड है, से एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दूरी तक उसी दिशा में कार्यरत बल के अधीन कार्य करते हैं, यानी इसी दिशा में फोर्स है, इसी दिशा में तारिया डिस्टेंस है। ठीक है, सारा सौदा एक ही दिशा के अंदर है। अब सारा सिस्टम एक ही दिशा के अंदर होगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अरे यार, अगर मान लिया फोर्स इस दिशा में जाने लग रहा है, ठीक है, तुम्हारी जो डिस्प्लेसमेंट जो सॉरी डिस्टेंस है तुम्हारी इस दिशा के अंदर जाने लग रही है, तब तो कुछ एंगल बनेगा 45 का, तभी तो 45 डिग्री। अब इसने क्या बोला, फोर्स भी इसी दिशा में है, डिस्टेंस भी इसी दिशा में, तो एंगल तो 0 हो गया दोनों के बीच का, 0। कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी, एस और एफ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुश्किल था इसमें, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब पढ़ते नहीं तो मुश्किल ही लगेगा। 68 क्वेश्चन हो चुके हैं, 70 करने हैं, ओ सॉरी 100 करने हैं, 68 पे पहुंच चुके हैं, कर देंगे आराम से, टेंशन ना लो, तो सारे करवाऊंगा। 68 तो बे होए को नहीं, यहाँ पर लिखा है अगर नंबर तो 49 हुए भाई। 68 तो बीच में मना जड़ा परसेंट है रखे है ना, मतलब जो आंसर की आ रही थी उसमें जो परसेंट है उड़ा 68वां नंबर था। परसेंट तो अभी 49 हुए, अभी 50वां पे पहुंचे। हाँ देखिए इधर लिखे होंगे परसेंट 50, अभी 50वां पे पहुंचे। हाँ ठीक है, 50 और रह रहे हैं पे। तो क्लास कितनी देर की हुई है, 1 घंटा 8 मिनट की, घंटा और लगेगा।
तैयार रहो अपने गुदड़िया न बांधेगी। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स देन द करंट विल बी। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर रेजिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दोगे तो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये प्रश्न इसने पूछा है। ठीक है, आपने देखा फॉर्मूला कहता है V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है। अपने से करंट के बारे में पूछा है तो I किसके बराबर हो जाएगा, V बाय आर के। ये बिल्कुल सही है। अब इसने क्या बोला, अगर मैं रेजिस्टेंस को 3 टाइम बढ़ा दूं, 3 टाइम अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो सीधी सी बात है ये यार 3 टाइम घट जाएगा। अगर मैं इसको 3 टाइम बढ़ाऊंगा तो ये 3 टाइम घटेगा या नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा जी। ठीक है, और अगर ये 3 टाइम घटता है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 1/3 भी तो बोल सकता हूं। 3 गुना घट गया यानी कि 1/3 हिस्सा बचा। ठीक है, तो आप इसको देखो 1/9 होगा जी, नहीं। 3 टाइम्स होगा, नहीं जी। 1/3 होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1/3 हो गया यार, सीधी सी बात है। ये 3 टाइम बढ़ गया, अब यहीं से देख लो तो यहाँ पर 1 बच गया भाई, 3 टाइम बढ़ने ला रहा है। ठीक है, ऊपर तो यो V तो 1 का 1 ही रहेगा, तो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, 1/3 हो गया। इस तरीके से भी देख सकते हो। अगला चलो, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। एक जो मूविंग बॉडी है वो जो टोटल जो पाथ की उसकी जो लेंथ है उसको जो कवर करती है उसको किससे रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करती है। दूरी होगी, आपने टोटल कितनी दूरी तय करी है, डिस्टेंस बोल लेंगे। अगला चलो, when the force and displacement are in the same direction, वही चीज आ गई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम दिशा के अंदर हैं, वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम दिशा में तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा, यानी cos 0 1 होता है तो fs हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहेगा। 0 तो नहीं होगा ना, 0 तो तब होगा ना जब ये कोस को अगर यहाँ पर 90 डिग्री होता है ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हो 90 डिग्री के एंगल पर है, तब ये आपका 0 होता। ये तो पॉजिटिव है, 1 तो यानी पॉजिटिव, नेगेटिव तो है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। The work done by a constant force of 5 Newton acting on a body is 5 Joule. The displacement of the body in the direction of the applied force is, वही प्रश्न है, वर्क डन से रिलेटेड है। W is equal to F into S, बिल्कुल सही है। पूछेगा किसी पिंड पर कार्य 5 न्यूटन, द वर्क डन बाय ए कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी फोर्स कितना है, 5 न्यूटन का है। एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 5 जूल, 5 जूल आपका वर्क डन है। यही तो देखा, वर्क डन आपका 5 जूल, 5 जूल आपका वर्क डन है, 5 न्यूटन का आपका फोर्स लगने लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एस पूछा है। ठीक है, तो ये 5 है, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, यानी 1 की डिस्प्लेसमेंट होगी, 1 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अरे फॉर्मूले आने चाहिए यार, सवाल में कुछ है को नहीं था, खुद तो देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले नहीं आते तो आप 0 हो, फिर आपको मतलब सवाल बहुत मायने रखते हैं। फॉर्मूला आना चाहिए, बस फॉर्मूला याद है सारी चीजें लपेट दोगे। आगे चलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज आता है, एक पैरेलल आता है पेपर के अंदर, सीरीज पैरेलल। सीरीज आएगा तो डायरेक्ट जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रजिस्टर दे रखे जोड़ दो इनको डायरेक्ट। पैरेलल आएगा तो 1/R कर दो, 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, ये चीज याद रखो। अभी देखो क्या दे रखा है, कंसीडर्ड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब हम इसका यूज करेंगे। 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन पर विचार करें, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। कंसीडर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर विद रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम। 2 रजिस्टर आपको दे रखे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी हमने उनको सिर्फ इन 2 का ही प्रयोग करना, फालतू का प्रयोग नहीं करना। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, एक कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, यानी 1/4। दूसरा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, यानी 1/6। डायरेक्ट हो गया, कुछ है ही को नहीं यार। आप कुछ सोचो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा जी। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 2 5, 5/12। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका, ये तो ये कितना, ये तो 1/R आया है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि R निकालना पड़ेगा, R निकालोगे तो यानी ये R ऊपर की तरफ आएगा, तो पूरा मतलब ये R को आप ऊपर की तरफ ले आओगे तो ये भी तो पलट जाएंगे, यानी क्या जाएगा 12/5 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2.4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, हमें हुआ प्यार, बस बात खत्म। ठीक है, कुछ था इसके अंदर मुश्किल, कुछ भी नहीं था। एलसीएम यार इतना मैथ तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई। आप एलसीएम डायरेक्ट ले इसको, हाँ भाई 12 आ गया, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 2 और आपका 5/12 आ गया 1/R। ठीक है, और आप इसको रिप्लेस करने लग रहे हो तो यानी कि R आपका निकलने लग रहा है डायरेक्ट आपका, कितना सिंपल सी बात है, सिंपल सा सोल्व हो गया। अरे फोन किसका बात जब है, बंद कर लो इसे ना, क्यों बिना बात के चू 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 कर रखे है। 1 सेकंड रुकियो भाई, 100 बार कह रखे भाई मेरा इसमें ना गिड़ा करो इन फोन ना।
आओ भाई अगला देखो, अगला आओ देखो, ये आ गया ना सबके समझ में। अगला देखो क्या, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले, कुछ भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, हाफ mv²। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, mgh। ओके जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है आपका, इसने क्या पूछा है भाई, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 100 जूल। यानी इसके अंदर बस वैल्यू पुट करनी है भाई, एक बॉडी है जिसका मास कितना आपके पास 2 kg है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 100 जूल, यानी इसने डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ही दे रखी है। ठीक है जी। वेलोसिटी आपको बताने, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी आपसे ये पूछा है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करो। काइनेटिक एनर्जी 100 है जी, हाफ मास कितना है जी, 2 है जी, v आपको फाइंड करनी है। 2 से 2 कट गया, इधर बच गया 100, इधर बच गया v², स्क्वायर रूट लगाओगे तो इससे 1 कट गया, यानी ये कितना बच गया तुम्हारे पास 10 क्या आएगी तुम्हारी वेलोसिटी आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, करेक्ट हो गया। क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला याद होना चाहिए यार। डायरेक्ट देखो आप सवाल देखो कितने बेसिक आने लग रहे हैं, कुछ ऐसे कोई घुमा फिरा के सवाल तो देने कौन लग रहा है एग्जामिनर, सिर्फ सवाल आपको ऐसा देने लग रहा है भाई, बस आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो और सवाल अपना घर पे ले जाओ। कुछ भी नहीं है यार, डायरेक्ट आपको अगर देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता, पोटेंशियल, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आया। ऐसे सवाल तो आने कौन लग रहे हैं यार एग्जाम में कि भाई कुछ घुमा फिरा के देने लग रहे हैं, जमा बेसिक, और मैंने तो हाई लेवल के करवा रखे हैं बैच के अंदर। आगे देखो, द वर्क डन बाय द मोटर पर यूनिट टाइम। भाई एक यूनिट टाइम के अंदर जो वर्क डन करती है मोटर, उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, पावर किसको बोले, वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर जितना काम होता है, ठीक है, जैसे मान लिया भाई 1 सेकंड के अंदर जितना काम किया आपने, उसको पावर बोलते हैं। तेरी पावर कितनी है, अब सुना 55 HP का, 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हूं मैं, 55 HP का। ठीक है, यानी 1 सेकंड में 55 काम कर दूं, 55 घोड़े की ताकत है मेरा अंदर। ठीक है, इस तरीके से पावर बोलेंगे उसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट मेक यूज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कौन सा डिवाइस है जिसका करंट कैरिंग कंडक्टर का कोई काम नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक हीटर। किसका कोई काम नहीं है, इलेक्ट्रिक हीटर का। हीटर के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड की तो जरूरत ही नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर की। हीटर के अंदर किस चीज की जरूरत है, हीटर के अंदर तो आपका उसकी जरूरत होती है, क्या बोला जा रहा है, डज नॉट मेक यूज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर तो जनरेटर के अंदर आता है, फैन के अंदर आता है, मोटर के अंदर, हीटर के अंदर जरूरत नहीं पड़ती। हीटर के अंदर तो डायरेक्ट एक कोयल होती है, उसको गर्म करना होता है और आपकी डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला चलो, ये देखो, ये अच्छा प्रश्न है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी जो हमारा छोटा जी है, इज 6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो वैसे सही है। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे हमारी धरती के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, मून के ऊपर हमारा इसका 1/6 होता है। आई चीज समझ में। जैसे मान लिया आपका वजन है, आपका वजन मैंने मान लिया धरती के ऊपर 66 किलो है, तो चांद पे जाओगे तो 11 किलो हो जाएगा। चांद पे जाओगे तो लोगे, तो इतनी ग्रेविटी कम है मून की अपनी धरती से 1/6 टाइम। इसने पूछ दिया कि अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा धरती का, अगर मैं इसको 6 गुना कर दूं, ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, यानी जो हमारी मून का, देखो आपको समझाता हूं, ये हमारी धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लिया, और ये मान लिया हमारे मून का। ठीक है, धरती का तो कितना, धरती का तो वैसे ही आपको पता नॉर्मल जी तो जी है, 10 वैल्यू है इसकी। मून वाला क्या है, धरती वाले का 1/6 है। बिल्कुल सही है जी। इसने क्या दे दिया, जो धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मून से 6 गुना ज्यादा है। ये बोले 6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, यानी 6 से 6 कट गया। कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, स्टेटमेंट तो ये होगी दोनों के दोनों बराबर हो गए। यानी स्टेटमेंट देखो, वेट ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट इज 6 टाइम हायर ऑन अर्थ एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इज सेम एज वी मेजर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेट क्या दोनों का सेम होएगा, वेट तो, अरे दोनों जगह हमारी जी सेम होगी तो वेट भी तो दोनों जगह सेम होगा। पर्सन समझो ना तुम, पर्सन के अंदर क्या चीज दे रखी है, सिंपल सी बात है। आगे चलो, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज ऑफ,
पार्टिकल हैं जो भी हमारे मैटर होता है, यानी जो भी हमारा पदार्थ है उसके जो मैटर हैं, उसके सॉरी जो भी पदार्थ है, पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, साइज ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी। किसकी वजह से? वो काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन है, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो उसकी पोजीशन में एक जगह खड़े हूं, खड़े खड़े जो मेरे अंदर एनर्जी उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Which of the following statement is correct about continuous movement of particles of matter? ये शायद केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। होगी क्या केमिस्ट्री शुरू? केमिस्ट्री शुरू होगी भाई? नहीं हुई अभी, शायद रह रही है अभी तो फिजिक्स से चला है। Which of the following statement is correct about continuous movement of particles of matter? मैटर के जो पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उसके बारे में कौन से कथन सही है? If we decrease the temperature, kinetic energy of particle increase. अगर हम तापमान को कम करें तो पार्टिकल बढ़े, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी थोड़े ना, और जब तापमान बढ़ाएंगे तो ज्यादा स्पीड से भागेंगे, यानी पहला कथन गलत। चेंज इन टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी, गलत है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ये भी गलत है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है। तापमान बढ़ाएंगे तो पार्टिकल उतनी तेजी तो भागेंगे। अब आपके पास छत लगाएगा दरिद्र तो हम भी तो भागोगे, पचर पचर पचर, यही बात है। आगे चलो। When we traveling in a bus, we tend to move forward. When the bus is stopped suddenly, this is because जब हम बस में यात्रा करते तो बस ऐसे अचानक ब्रेक लगा देते तो हम ऐसे आगे की तरफ जाते हैं। ये किस लिए होता है ऐसा? ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। ये तो आपको करवा क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी जब भी आप जैसे बस में चलने लग रहे हो, बस की वजह से क्या आपकी इस बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है, यानी आपकी बॉडी भी बस के साथ मोशन में आ जाती है। अब बस वाला जब अचानक ब्रेक मारता है, वो तो मशीन गिरी है, वो तो एकदम आ जाएगी। अपना शरीर क्या वो ऐसे झटका मार के वो भी रेस्ट में आता है फिर। ठीक है, तो यानी कि वो इसलिए होता है इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी की वजह से। ठीक है, घोड़े पे से पड़ना, अचानक आप ऐसे झटका मार के चलाओ, आप ऐसे रेस्ट में हो तो अचानक नु झटका मार दिया तो आप पहचान जाओगे, आपकी बॉडी एकदम मोशन के अंदर आने लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर होता है? m1 इंटू m2 के। ये तो दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? m1 इंटू m2 बाय में आर स्क्वेयर, इसी के बराबर तो होता है। तो ये तो दे रखा है m1 m2 किसके बराबर है? m1 इंटू m2। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 5, क्या हुई काइनेटिक एनर्जी? फॉर्मूला याद रखो, हाफ mv स्क्वेयर। ठीक है जी। मास कितना है? 2 kg है जी। वेलोसिटी कितनी है? वेग वेलोसिटी 5 है जी। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी पूछे, 2 से 2 कट गया, 5 बच गया है। गलती होगी भाई। 2 kg काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ओके 2 kg मास है, 5 की स्पीड से जाने लग रहा है। एनर्जी बतानी है 5 मीटर पर सेकेंड ना, वो 2 kg है। 2 kg को गलती कर दी, हाँ गलती हो गया। आप mv स्क्वेयर है भाई, 5 है ना, तो 5 का स्क्वेयर करना था ना, इधर 25 आएगा ना, तो 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। गलती ये कर दी ना, मैंने डायरेक्ट v लिख दिया ना, v 5 था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसका स्क्वेयर लिखना था ना। ये चीज़ ध्यान रखना, आप भी पेपर में गलती मत करना जैसे मैंने करी वैसे। आगे चलो, अगला देखो कौन सा। इफ ए फोर्स F एक्ट्स ऑन ए बॉडी सच दैट बॉडी गेट्स डिस्प्लेस थ्रो द डिस्टेंस x इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन कितना हो जाएगा? क्या पूछा है इसने? देखो, अगर क्या है, एक बॉडी है, फोर्स F, एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स F लगने लग रहा है, डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस x, उसकी डिस्प्लेसमेंट x है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स भी इसी दिशा के अंदर है, उसकी डिस्प्लेसमेंट जिसको आप s लेते थे वो अब की बार x माननी है, वो भी इसी दिशा के अंदर है। तो वर्क डन पूछा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ठीक है, डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 हमारे पास। ठीक है, f का f है, s को x बोल लिया है, तो fx आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल बात खत्म, और कोई इसके अंदर रोड़ा है कौन? आगे चलो। If a man lifts 1 kg of load to a height of 2.5 meter from the ground, then assuming acceleration due to gravity is 10, magnitude of the work done by the man। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। मैग्नीट्यूड आपको बताना, वर्क डन का। देखो क्या पूछ रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति 1 kg भार को जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, ऐसे 1 किलो वजन 2.5 मीटर ऊंचाई तक उठा दिया, तो ये मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का परिमाण क्या है? ठीक है, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? mgh।
क्योंकि हाइट है, हाइट की वजह से जब भी वर्क डन पूछेगा तो उसको mgh बोलेंगे। ये भी डिफरेंस याद रखना है। नॉर्मल पूछेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आएगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। हाइट की वजह से आएगा तो उसको mgh जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो आएगा। ठीक है, अब इसी ने बोलिया क्या है, मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दे रखा है, हाइट कितनी है 2.5 मीटर है, पॉइंट का नाम का मैंने 10 ले लिया, यानी कितना आ गया 25 जूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास देखो क्या है, Which of the following condition is required to have the value of displacement of an object 0? किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 हो, ये कंडीशन कब होती है? ये तब होती है, देखो पहली चीज तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट ने जब भी दूरी स्टार्ट करी, उसने जो भी ट्रैवलिंग स्टार्ट करी है, ट्रैवलिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट समझ में आई क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो भी अपनी यात्रा करी है, उस यात्रा मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट ये था ए, फिर ऐसे ऐसे घूम घूम के बी के ऊपर गया है, तो इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, सबसे छोटी दूरी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट आपको 0 करनी तो कब होगी? जब ये ए और बी अगर एक ही के ऊपर हो जाए, मान लो ये यहां पर आकर मिल गया, बी यहां पर आ गया, यहां पर इसका रोल खत्म हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों यहां पर आकर मिल जाएं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0 होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यही तो चीज है। तो यानी क्या है, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाएंगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आपका देखो बता देता हूं भाई, फिजिक्स भी होगी पूरी, अब शुरू हो गया आप लोगों की केमिस्ट्री। ठीक है, तुम्हारी नहीं, बोर्ड की केमिस्ट्री शुरू होगी है। ठीक है, अब एक बार और भाई, जिसने पानी पी के आना हो पानी पी आओ, मूत के आना हो मूत आओ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। मजा तो आने लग रहा है ना तुमको क्लास में? करते हैं अब केमिस्ट्री शुरू। मैं देख लेता हूँ फोन में। करें भाई शुरू? चाय पानी नाश्ता होगा तो तुम्हारा। चलो भाई, बहुत हो लिया रेस्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते केमिस्ट्री भाई, आ जाओ। ठीक है, अपने फिजिक्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट मोटा मोटा सारे कंसेप्ट में तो धरती घुमा दिया। ठीक है, रिवीजन होगी तारी सूत्री, बायोलॉजी की भी सूत्री रिवीजन मरवा दी। अब आते केमिस्ट्री के ऊपर, आ जाओ। कमेंट करके जरूर बताना तुमको कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, 67वें क्वेश्चन पे आ गए, समस्या तालमेल बैठी है। लार्ज नंबर ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर सच एज सैंड सोयल, इसको क्या बोलते हैं? हमारे समाज के अंदर भी बहुत सारी जो गंदगी है, जो समाज की गंदगी इंप्योरिटी है, कोई माटी है, कोई अड़ंगा है, उसको क्या बोलते हैं? गैंग तो बोलते हैं। गैंगवार सुना होगा। गैंग किसको बोलते हैं? जो समाज की गंदगी, उसको गैंग बोलते हैं। वही तो आपराधिक भूमिकाओं के अंदर आपको आगे दिखाई देंगे। ठीक है जी, केमिस्ट्री का था, मेटलर्जी से रिलेटेड। रिगार्डिंग कार्बन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको 4 कथन रहे। कार्बन के बारे में, कार्बन ट्राईवेलेंट है? नहीं, कार्बन तो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है। कर रखी है मैंने चीज, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है जी। तो कार्बन क्या हो जाएगा? टेट्रावेलेंट हो जाएगा। ट्राईवेलेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है जी, कार्बन के और कार्बन को मतलब कि कार्बन मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ संबंध बना सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन की एक तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, 2 खासियत है ये। टेट्रावेलेंट का मतलब इसकी 4 वैलेंसी है। दूसरा, कार्बन के पास कैटेनेशन पावर है।
ये आता है एग्जाम के अंदर बहुत बार। कैटेनेशन पावर का मतलब भाई ये क्या है, चैन पे चैन बना सकता है, तेरे साथ चैन बना ली, तेरे साथ चैन बना ली, संबंध पे संबंध बना सकता है, कैटेनेशन पावर इसके अंदर। इन दो कारणों की वजह से क्या है, कार्बन आपका क्या है, मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बना सकता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। यूनिट मास ऑफ NaCl, मैंने आपको बताया था कि कुछ जो करीबन 20 तक के जो आइटम है तुम्हारे, 20 तक के जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके मास और एटॉमिक नंबर याद रखना, ठीक है। सोडियम, अब इसका इसने पूछ लिया टोटल मास नंबर कितना होता है। सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है जी। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है जी। अब इनको जोड़ दो भाई, 0.5, 5 से 7, 8, 3, 2, 5, 58.5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, टोटल एटॉमिक मास कितना, ये तो पूछा है। विद द फॉलोइंग द फॉर्मूला यूनिट मास 58.5 हो जाएगा। याद रखना, पूछता आपसे H2O का पूछ लेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है जी। हाइड्रोजन का 1 होता है जी। 2 दे रखे हाइड्रोजन, तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा जी। H2O का बहुत बार पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। NaCl का पूछ लिया। और भी ये मतलब कि मैंने आपको बोले ना, पहले 20 नंबर के आपको मास नंबर एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। कैल्शियम का पूछता, कैल्शियम का 40 होता है मास नंबर। Which of the following statement is incorrect about nature of a carbon? कार्बन के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। बिल्कुल सही है ये कथन तो, कि कार्बन की ये खासियत है, बहुत ज्यादा अलग अलग उसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, इसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। अभी भी हमने पढ़ा। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसके बीच में सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं, यानी वो सैचुरेटेड नहीं है। तीसरा, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर ओनली फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन। कार्बन के कंपाउंड सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बनते हैं, गलत है जी। कार्बन तो किसी के साथ भी बना लेता है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ थोड़ी ना बनता है। तीसरा कथन हमारा गलत है, दूसरा भी सही है बिल्कुल। कार्बन तो मतलब 3 और जो 2 और 3 बॉन्ड है तो अनस्टेबल होते हैं, कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। बिल्कुल सही है जी, ठीक है। यानी आपका सी वाला है, ये कथन आपका गलत है। आगे चलते हैं। Which of the following is not a characteristic of particles of matter? Particles of matter की कौन सी खासियत नहीं? Particle of matter यानी कोई भी हमारे मैटर है उसके पार्टिकल्स क्या है, मोशन के अंदर रहते हैं, कभी भी स्टेबल होते ही नहीं। पहला ही कथन गलत हो गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब वो एक जगह ऐसे खड़े रहते हैं, नहीं, मोशन में रहते हैं। मैटर है स्पेस बिटवीन देम, बिल्कुल होता है। मैटर से कंटिन्यूसली मूविंग, बिल्कुल। पार्टिकल मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही है। और केमिस्ट्री के अंदर करवा रखी है चीज, जिन्हें पढ़ रखी हो इजीली कर देगा। अगला चलो। Which of the following is formed when carbon dioxide react with calcium hydroxide? जब कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है? वो क्या बनाती है बताओ, यही पूछा इसने। तो क्या बनाएगा वो? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, CaCO3, ये बनाने का काम करता है, ठीक है। CaCO, एक ऑक्सीजन यहां से ले लेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है भाई, ठीक है। जब भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। फॉर्मूले पता होने चाहिए, तुमको करवा रखे सारे थ्योरी में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज कार्बन टिपिकली शेयर व्हेन बॉन्डिंग विद अनदर कार्बन एटम? कितने करता है? 4 करता है। अभी तो पढ़ा, कार्बन जब भी किसी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितने? 4 शेयर करता है, ठीक है। टेट्रावैलेंसी होती है। Which of the following metals are mixed with iron to get stainless steel? आयरन के साथ किसको मिलाया जाए ताकि हमको स्टेनलेस स्टील मिले? ये अच्छा पर्सन, इसके अंदर फंसोगे। बताओ भदौरिया साहब, बताओ आपको स्टेनलेस स्टील चाहिए है तो कार्बन को किसके साथ गोलोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, निकल एंड क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। एक तो टीन का पूछता है बहुत बार, टीन किस किस के मिक्सचर से बनता है, ठीक है। एक आपसे पूछा स्टेनलेस स्टील, निकल और क्रोमियम को जब लोहे के साथ मिलाओगे तो आपका स्टेनलेस स्टील बनेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चलो। विच गैस इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? यानी जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर से कौन सी गैस निकालने की कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए? अभी हमने पढ़ा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अभी भी पढ़ा, ये तो पूछ रखे है इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कौन सी गैस निकाल ले? तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक, अभी तो पूछा है यार, घुमा के पूछ दिया इसने।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन। जिप्सम है आपका CaSO4 वाला जो तुम्हारा जिप्सम है, इसको अगर मैं 373 केल्विन पे हीट करता हूं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही तो बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करवा रखा है जो तुम्हारा ये हाथ टूटता तब तुम ऐसे बांधते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे चलते हैं, एक और वो फॉर्मूला भी याद रखना तुम इसका, एक उसका पूछता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बहुत बार, Na2CO3 डॉट 10H2O। बहुत बार आता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या ब्लीचिंग भी आ जाएगा आपसे, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा में कितने पानी के मोल होते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, एक आपसे पूछे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा पूछ लेगा तो NaHCO3 याद रखना है, फॉर्मूले पूछे जाते हैं तभी आपको करवाने लग रहे हैं, आप देख भी सकते हो उदाहरण। अगला देखो, अगला कौन सा हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंसिंग 10वीं क्लास के अंदर सीखी होगी, इक्वेशन को बैलेंस करना है मतलब कि क्या करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑप्शन फ्रॉम द रिएक्शन। देखो Fe प्लस H2O, इसको आपको बैलेंस करना है, Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन। देखो इसको बैलेंस कैसे करते हैं, अपने को दोनों तरफ इक्वल चीजें चाहिए। यहां पर फेरस के कितने मॉलिक्यूल हैं? एक है जी। यहां पर कितने हैं? 3 फेरस है, तो अपन को यहां पर भी 3 करने पड़ेंगे, तो हमने इसको कर दिया 3 से गुणा। ठीक है जी, कोई भी चीज आपको नई ऐड करनी हो आगे लगेगी, कभी भी यहां पर मत लगाना, ये रूल होते हैं। ठीक है जी, यहां पर हाइड्रोजन कितनी है? 2 है जी, यहां पर भी 2 है, यानी ये बैलेंस है, कोई चीज छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहां पर कितनी है जी? 1 है जी, यहां पर कितनी है? 4 है जी, तो यानी अगर मैं यहां पर भी 4 लगा दूं तो ऑक्सीजन तो 4 होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी, लेकिन हाइड्रोजन कितनी होगी? हाइड्रोजन 8 होगी, 4 दूनी 8, 8 होगी जी, बिल्कुल सही है। तो यानी यहां पर भी 8 बनानी पड़ेगी, तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 होगी बैलेंस। यही तो है। अब आप देखो 3 फेरस यहां पर हैं, 3 फेरस यहां पर हैं, ऑक्सीजन 4 इधर है, ऑक्सीजन 4 इधर है, ठीक है, हाइड्रोजन 8 इधर है, हाइड्रोजन 8 इधर है, होगी बैलेंस। यानी 3Fe प्लस 4H2O, शायद में ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, Fe3O4 4H2O, बस ऑप्शन नंबर सी। बैलेंसिंग तो बहुत इजी है यार, 10वीं क्लास के अंदर पहला ही चैप्टर तो है इक्वेशन बैलेंस करना। पूरी क्लास का मैं सिर्फ मन्ना आया कर दी इक्वेशन बैलेंस करनी, किसी ना को नहीं आया कर दी, सारे पिटाया कर दे रोज। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव। कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में जलकर क्या देता है? कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या देगा? सीधी सी बात है, कार्बन थी अगर तुम ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो देगा, अक्की में और देगा जी, बिल्कुल सही बात है जी, कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा, और तो बेचारा तो रखी में है कौन देना देगा की, मानो इस बात ना तो बिल्कुल जी, तो क्या देगा तुमको? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है? आइडेंटिफाई द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन दैट इज यूज्ड वाइडली एज फ्यूल। कार्बन के द्वारा ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको फ्यूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं? फ्यूल ईंधन के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं? मीथेन को करते हैं, मीथेन गैस को सुना होगा, ईंधन के रूप में यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में, बिल्कुल सही है जी। एक इथेनॉल होता है, इथेनॉल दारू खंबा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई प्रतिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है? कौन सा विकल्प है जो जैसे आप ना MnO2 प्लस में 4HCl को अगर हम रिएक्ट करवा देते हैं तो ये प्रोडक्ट आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है? ये प्रश्न इसने पूछा है, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करेगा? इसको करेगा जैसे क्या बनाएगा, एक तो ये बनाएगा MnCl2, ठीक है जी, एक क्लोरीन गैस आपकी अलग निकल जाएगी क्योंकि क्लोरीन 4 है ना, 4 क्लोरीन है, 2 तो यहां पर आ गए, तो एक सीधी सी बात एक अलग निकलेगी, ऐसे भी सोच लिया करो। 2 H2O बच गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऑप्शन आप ही दे रहे यार, सारा एग्जामिनर खुद कराया देने लग रहा है, सिर्फ नु पूछो कौन सा सही है, एग्जामिनर खुद उत्तर देने लग रहा है भाई, सिर्फ नु पूछो कौन सा सही, बस तुम बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट? ये प्रश्न आपसे पूछा है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी जब आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब आपके मुंह के अंदर दांतों की सड़न शुरू होती है। पहला कथन आपका ये कथन बिल्कुल सही है। इन्हें पूछा ना कौन सा गलत है, बिल्कुल सही है, मुंह के अंदर जब एसिडिक वातावरण हो जाए तभी तो होती है सड़न। पीएच ऑफ रेन वाटर जब 5.6 से जब नीचे पीएच चला जाता है तब एसिड रेन बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही है।
कथन बिल्कुल सही। तीसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, बिल्कुल सही भाई। जितने भी जीव जंतु है पीएच के अंदर अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तभी जीवित रह सकते, ज्यादा एसिडिक ज्यादा बेसिक हो गया तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज मोर देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, ये गलत हो जाएगा। कम होता तब उसको एसिड रेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए, जो कि रॉन्ग कथन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40, इसका डबल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करवा रखा है, थ्योरी के अंदर स्पेशल बोलिया भी था। बोले ना मैंने आपको 20 नंबर तक के तो याद रखने पड़ेंगे भाई, और 20 नंबर तक ही एग्जामिनर पूछता, उससे फालतू पूछेगा भी नहीं। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज 20 नंबर तक के अभी भी कहने लग रहा है, एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों चीज रट लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन व्हीकल दिस डे, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज नॉट ए कंप्रेस्ड गैस, ये गलत है। कंप्रेस्ड करके तो भेजने लग रहे हो, ऑक्सीजन को जब आप सिलेंडर के अंदर भर के देने तो कंप्रेस्ड गैस ही तो है, समझने लग रहे हो। आगे उसकी वैसे ही भर दी ऑक्सीजन लगे, कंप्रेस करके उसको प्रेस करके तभी तो सिलेंडर के अंदर भरा है, यानी दूसरा कथन ही गलत हो गया तुम्हारा। ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलो। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर, जितने भी लिक्विड और गैस हैं वो क्या होते हैं? हमारे फ्लूइड होते हैं, यानी तरल पदार्थ होते हैं। सेमीकंडक्टर होते हैं, सॉलिड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी लिक्विड और गैस होती है हमारी सारी फ्लूइड्स होते हैं, तरल पदार्थ हैं। गैस होगा, गैस से ना थोड़ा कंप्रेस करते लिक्विड बन जाए, सीधी सी बात है। आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? हमारे पास 3 टाइप की चीजें पढ़ी थी हमने, एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है और एक होता है एल्काइन। जी हाँ जी, बिल्कुल आपने ये चीजें पढ़ाई थी। ठीक है, एल्कीन के अंदर सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के अंदर सिंगल, इन के अंदर डबल बॉन्ड, आइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ जी, ये चीजें आपने बताई थी, इसके अंदर कोई भी 2 या 3 राय नहीं है। अब इसने पूछा एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ये होता है एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्केन एल्काइन ये तो पता ही है, कमेंट करके बताना। तुम भी तो कुछ करो, सारा मैं करवाऊं। ठीक है, एल्केन एल्काइन सिंपल फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग के अंदर, याद कर लेना। और अभी भी अगर ना बताया ना तारते मैं बताऊंगा, हीरो बनाऊंगा तब ना। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? कार्बन की वैलेंसी 4 है जी, टेट्रावैलेंट है, 10 बार पढ़ लिया। आगे चलो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड? लिक्विड की कौन सी खासियत को रिप्रेजेंट नहीं करता? लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, ये तो बिल्कुल सही है जी, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, बिल्कुल सही है जी। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ये गलत है जी, लिक्विड की तो फिक्स वॉल्यूम होती है, हमारी इतनी लिक्विड होती है इतनी रहेगी। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। अगला चलो, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन बी क्रिएटेड नहीं, ये गलत है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। यही हमारा क्या कंजर्वेशन ऑफ मास है। अगला चलो। निम्नलिखित में से कौन सा जल अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान के अनुपात को दर्शाता है? बिल्कुल सही। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O है, पानी के अंदर पूछा है ना, अब पानी के अंदर आप इसका रेशियो निकाल लोगे H और O। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं जी। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है जी। वैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इस 2 की वजह से 2 हो गया। 2 1 कम 2, 2 8 16, 1:8 आ गया। बस बात खत्म यार, खेले खत्म। कुछ दे को दिन दे डंग का पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ? नाइफ सोडियम को काट सकते हैं जी, बिल्कुल काट सकते हैं। पोटाशियम को काट सकते हैं, बिल्कुल। लिथियम को भी क्या? कॉपर के जो तांबे के बर्तन उनको चक्कू गेल काट इसको जी, बिल्कुल नहीं काट सकते। बस तो यही आंसर आ जाएगा। ये तो नॉर्मल साइंस की बात है, अपना घरेलू साइंस है, या तो इसमें तो कुछ मुश्किल है को नहीं। कॉपर के बर्तन कदे देखे, तांबे बर्तन देखे कदे काटते बड़े नहीं कटेंगे। 90% हो गए, बस नजदीक पहुंच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर? हेटेरोजेनस मिक्सचर का शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये तो होमोजेनस है। हेटेरोजेनस किसको बोलते हैं? यानी कि जो घुलने के बाद भी आपको अलग अलग दिखाई दे। जैसे रेत है, रेत को पानी में घोल दो तब भी नहरा नहरा दिखाई दे। अब चीनी को पानी में, चीनी तब ना दिखेगी, टेस्ट करके बता सकते हो जी हाँ। ठीक है, तो ये तो होमोजेनियस हो गया। कॉपर सल्फेट पाउडर डिसॉल्व्ड इन वाटर, कॉपर सल्फेट के कैसे नीले नीले रंग के पाउडर हुआ है, तो उसको डिसॉल्व कर देते वो भी नहीं दिखाई देता, घुल जाता है। साल्ट डिसॉल्व, ये भी घुल जाता है। ऑयल और पानी कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया। अगला, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स द रिएक्शन बिटवीन एसिड? एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। बोथ साल्ट एंड वाटर, ये बनाने का काम कौन करता है? एसिड और बेस जब भी हमारे रिएक्ट करते हैं। आगे चलो भाई। What type of reaction take place when a single reactant break down into simpler product? जब एक रिएक्टेंट है वो आपके 2 प्रोडक्टों के अंदर बट जाए, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन बोलेंगे।
ठीक है भाई, एक चीज थी वो डिकम्पोज होगी, अलग अलग टुकड़ों के अंदर बट गई, सिंपल। अगला, व्हाट इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीच कर दे पीने के पानी को साफ करने के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? अल्कोहल, अल्कोहल, प्रोपेनॉल। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर ओल, ओल इसका ग्रुप है, ओल जहां पर लगा मिल जाए वही आपका अल्कोहल हो जाए, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल आपका अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड, कौन सा नॉन मेटल आपका लिक्विड है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या सल्फर? सल्फर लिक्विड है जी? बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, क्लोरीन लिक्विड है जी? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन लिक्विड है जी? बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा है जी? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या हमारा लिक्विड है। आगे चलते हैं, बस 3% और। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेटल, मेटल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल सही है। मेटल हैव टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, बिल्कुल सही है। थिन शीट के अंदर भी इसको, थिन वायर के अंदर जो बोलते हैं उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, और थिन शीट्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं उसको मैलेबिलिटी बोलते हैं। लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। लेड और मर्करी क्या है आपके? गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। आगे चलो। मतलब वैसे कंडक्टर ऑफ हीट हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी के भी, लेकिन इतने गुड नहीं है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब हम सॉलिडों का तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होती है? नहीं, बढ़ती है। शेप ऑफ द सॉलिड विल रिमेन सेम, नहीं, पिघल जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं यार। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, नींबू पानी हेट्रोजेनस है? नहीं जी, होमोजेनस है। टिनेक्चर ऑफ आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। टिनेक्चर ऑफ आयोडीन, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन होता क्या है वैसे, पता है किसी को? टिनेक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन के अंदर जो नमक का सॉल्यूशन होता, सर टिनेक्चर ऑफ आयोडीन नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर आएगा ना, वही आएगा। टिनेक्चर ऑफ आयोडीन पता है क्या होता है तुम्हारा? टिनेक्चर ऑफ आयोडीन, दारू, दारू के अंदर अगर आप सॉल्ट मिला देते हो तो उसको टिनेक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर अगर आप सॉल्ट मिला देते हो तो उसको टिनेक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न हमारी आज की क्लास का। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, मास ना तो कभी मतलब कि आप क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है भाई। तो ये थे भाई हमारे 100 के 100 पर्सन, जिसके अंदर हमने फिजिक्स भी निपटा दी, केमिस्ट्री भी निपटा दी, रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, एक मोटी मोटी हमने रिवीजन कर ली। जो भी साल 2024-25 के जितने भी एमसीक्यू हैं, ठीक है, उसके लगभग हमने आधे निपटा दिए हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि हाँ जी एक क्लास और ले लो, ठीक है, 100% का एक सेट और मरवा दो, तो एक सेट और मरवा दूंगा। ठीक है, मतलब बढ़िया एक और रिवीजन हो जाएगी। उसका पाछा भाई मेरे हिसाब से आपकी मोटी मोटी सारी रिवीजन हो जाएगी साइंस की, साइंस में नंबर नहीं कटने का। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो ठीक है भाई। तो कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ। मिलते हैं भाई दोबारा फिर कभी।